ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम प्रोसेस ऑफ एडमिशन और एनरोलमेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं हमारे एडमिशन और एनरोलमेंट के ऊपर, और हमें उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है वो है कि डेटा को कैसे एनालाइज किया जाए, डेटा को कैसे वेरीफाई किया जाए, अपने टारगेट्स कैसे सेट किए जाएं। तो डेटा एनालिसिस एडमिशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। और इसी तरह से जो एक और चीज़ हम बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से इन्वॉल्व करना है लोगों को, कैसे हमें अपने रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोसेस को स्मूथ कैसे बनाना है, और उस प्रोसेस से हमें मैक्सिमम गेन कैसे लेना है, अपने एफर्ट्स का मैक्सिमम फ्रूट हमें कैसे लेना है। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने लगे हैं। आज की जो स्लाइड है, आज का जो टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड आपके पास हम जब इसको शेयर कर रहे होंगे, जब आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर हो रही होंगी, उसी के साथ साथ जब रीडिंग मटेरियल आएगा तो आज के टॉपिक में आपको कुछ चेकलिस्ट भी मिल रही होंगी। हमारा एम है कि जब यहाँ से आप लोग इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करके जाएं, तो आपके पास स्कूल को रन करने के लिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सपोर्टिव फॉर्मेट्स हैं, वो हम आपको काफ़ी हद तक उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास एक मटेरियल अवेलेबल हो और आपको एक किक स्टार्ट मिल रही हो, और आप अपने, या चाहे तो स्कूल को अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी चीज़ें हों, एग्जिस्टिंग स्कूल के अंदर आपको अगर कुछ चीज़ें आपको अब चेंज करने की या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नज़र आती है इस कोर्स को करने के बाद, तो उससे रिलेटेड फॉर्मेट्स और चेकलिस्ट आपके पास हों, ताकि आप इजीली उसको अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर सकें। तो इंशाल्लाह जब आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर हो रही होंगी तो आपको वो मटेरियल पैक भी जो है वो पूरा मिल जाएगा। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल, आज के दिन का पहला सवाल, क्या है हमारे जहन में टिपिकल वे ऑफ मैनेजिंग एडमिशंस एंड एनरोलमेंट? किस तरह मैनेज करते हैं हम एडमिशंस एंड एनरोलमेंट आमतौर से? आप लोगों का रिस्पॉन्सेस चाहिए मुझे। यू कैन रेज योर हैंड्स, हम आपको अनम्यूट करेंगे। यू कैन शेयर योर रिस्पॉन्सेस देयर। इफ यू वांट टू कमेंट ऑन चैट बॉक्स, यू आर ओपन टू डू सो। जी, सवाल मेरा ये है कि हम एडमिशंस और एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से मैनेज करते हैं, कौन सा तरीक़ाकार है जो हम आम तौर से एडमिशंस और प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आमना का कहना है बाय फिलिंग फॉर्म्स, एंट्री टेस्ट। ओके, एडमिशन टेस्ट, फातिमा कह रही हैं कि हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं और हम उससे स्टार्ट करते हैं। चलें जी, और क्या होता है, और क्या क्या चीज़ें आती हैं एडमिशंस के प्रोसेस में? वी विल सी इंक्वायरीज। ओके, ठीक है, जब हमने एडमिशंस अनाउंस किए तो आतिरा कह रही हैं कि हम, जैनब कह रही हैं कि हम इंक्वायरीज को भी देते हैं। आतिरा कह रही हैं बाय हैंडिंग ओवर प्रोस्पेक्टस इन कॉलेज। बिल्कुल, प्रोस्पेक्टस भी हम हैंडिंग ओवर कर रहे होते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन, सोबिया का कहना है प्री रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यानी स्टार्ट जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन एंड प्री रजिस्ट्रेशन से हो रही है। टेस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स इंटरव्यूज, बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट्स एंड एडमिशन टेस्ट, सबसे पहले तो हम अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि जी हमारे स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और फिर हम उसकी आगे डिटेलिंग्स पे जाते हैं। आतिरा का कहना है एंड ब्रीफिंग ऑन मेरिट लिस्ट। ओके, तो मेरिट लिस्ट तो जब हम सारे प्रोसेस से गुजरेंगे हम उसके बाद मेरिट लिस्ट पे भी आ रहे होते हैं। जैनब कहती हैं प्रीवियस रिजल्ट। अच्छा जैनब, प्रीवियस रिजल्ट से आपकी क्या मुराद है? मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप कमेंट करें, प्रीवियस रिजल्ट से क्या मुराद है। वेवर्स एंड फीचर्स लिस्टिंग, बिल्कुल, हम वेवर्स क्या क्या दे रहे हैं, हम क्या कंसेशंस दे रहे हैं, कौन कौन से डिस्काउंट्स दे रहे हैं। हरीम कहती हैं कि हम, ये भी हमारी जो है वो मैनेजिंग एनरोलमेंट मैनेजमेंट के अंदर आ रहा होता है। जैनब कह रही हैं वी मेक अ लिस्ट ऑफ एडमिशंस नीडेड इन क्लास। बिल्कुल, कौन सी क्लास में कितने एडमिशंस हमें रिक्वायर्ड हैं हम उसकी बात करते हैं। कमर साहब का काफ़ी मज़ेदार सा रिस्पॉन्स आया है। डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं, कमर साहब ये एक लिस्ट बना कर भेजिए, हम अनाउंसमेंट करते हैं, हम इशू करते हैं फॉर्म, हम डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनका एंट्री टेस्ट लेते हैं, टेस्ट कंडक्ट होता है, अनाउंसमेंट होती है रिजल्ट की, मेरिट लिस्ट की, अवार्ड एडमिशंस दिए जाते हैं, और फिर क्लास असाइन हो जाती है। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप कमर साहब ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है।
हाउ मेनी सीट्स वी हैव इन आवर स्कूल, ओके, तो हम ये प्रिडिक्शंस भी कर रहे होते हैं। जैनब कह रही हैं कि हमारे स्कूल में कितनी सीट्स मौजूद हैं, और द क्लास ऑफ एनरोलमेंट, कौन कौन सी क्लास में इसमें एनरोलमेंट रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, ये सोबिया का कहना है, बिल्कुल जी। और आसिया कह रही हैं कि एडमिशन टेस्ट रिजल्ट और इंटरव्यूज हैं, अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे माशाल्लाह से हमारे पास रिस्पॉन्सेस आ गए हैं। अगर मैं इन सारे रिस्पॉन्सेस को जो हमने यहाँ पर देखे, आप लोग भी अपने पास देख रहे होंगे, इन सारे रिस्पॉन्सेस को अगर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो हमें ये नज़र आता है कि कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो प्री है, यानी एडमिशन का जो प्रोसेस शुरू हो रहा है उससे उसका बिल्कुल स्टार्ट है, अगर हम कहें तो वो प्री रिक्विजिट्स हैं एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। कुछ चीज़ें प्रोसेस के अंदर का हिस्सा है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि प्री रिक्विजिट्स को हम यहाँ पर बात करें तो प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से हैं, यानी एडमिशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले। एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एडमिशन की अनाउंसमेंट से, यानी अब हमारे जो भी काम था, जो हम इंटरनल चीज़ें कर रहे थे, उससे एक्सटर्नल जो है वो फैक्टर ऐड हो गया है। अब हम बाहर के लोगों को अनाउंस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एडमिशन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स को हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया। इससे पहले की भी कुछ बातें यहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ मेंबर्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने शेयर की हैं। वो क्या क्या बातें हैं, कोई आइडेंटिफाई करेगा इसी चैट्स में से जो अभी हमारे पास चैट आई है, आपके मैसेजेस आए हैं? अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर पे जा रहे हैं कि जी हमें इतने एडमिशन्स करने हैं, जी हमारे स्कूल में एडमिशन्स रिक्वायर्ड हैं और हम एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं, उससे पहले का काम हमने अपने स्कूल में क्या किया? किसी का कमेंट? एडवर्टाइजमेंट और अनाउंसमेंट से पहले वाला काम, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। आतिरा कह रही है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, इसको भी अगर हम प्रोसेस का हिस्सा, स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस कहते हैं, आमना भी मार्केटिंग कह रही हैं। फॉर whom the admissions are open for, बिल्कुल सोबिया कह रही है फॉर whom the admissions are open for, पेपर वर्क, प्लानिंग, टेस्ट डिजाइनिंग, चेकिंग हाउ मेनी सीट्स अवेलेबल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमारी प्री रिक्विजिट्स में आ रही हैं कि हम देखेंगे कौन सी सीट, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट पेपर डिज़ाइन हो रहा होगा, हम ये देख रहे होंगे किन लोगों के लिए हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं, किन क्लासेस के लिए हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये चीज़ें भी देख रहे होंगे। उसके लिए हम अपने स्कूल की सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे होंगे। हम पेपर वर्क में यही डॉक्यूमेंटेशन का, मुझे लग रहा है सबा का जो ख्याल है पेपर वर्क से, मींस डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है, एडमिशन फॉर्म्स चाहिए हमको, डेटा रखने के लिए हमें टेस्ट पेपर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें। बिल्डिंग डेकोरेशन, जैनब का बात आई है, बिल्डिंग डेकोरेशन ये भी एक फैक्टर है कि जाहिर है जब हम अपने घर में भी किसी को इनवाइट करते हैं तो हम अपने घर को सजा रहे होते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं। तो अगर हम एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्कूल के एम्बियंस को बेहतर बनाएंगे ताकि लोग आएँ तो अट्रैक्ट हों, मेंटेन करेंगे। माहिन ने कहा मेंटेनेंस एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल चेक, बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो जब हम इन्वाइट कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर बिल्कुल आ रही है, ये भी प्री रिक्विजिट के अंदर आ जाती है उसके। बेहतरीन, नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स भी आ गई। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की बड़ी मजे की बात आई, सोबिया ने कहा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन प्री रिक्विजिट है या एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा है, या ओरिएंटेशन प्रोसेस के बाद की बात है, एडमिशन हो जाने के बाद की बात है? कमेंट चाहिए इसके ऊपर। ओरिएंटेशन जो है वो प्री रिक्विजिट है, आफ्टर एडमिशन, एडमिशन हो जाने के बाद का प्रोसेस है, या प्रोसेस का हिस्सा है, बिफोर है, आफ्टर है, या ड्यूरिंग है? आसिया कह रही है आफ्टर एडमिशन, जैनब कह रही हैं बिफोर, और आतिरा कह रही हैं इन्वॉल्विंग टीचर्स स्टाफ आफ्टर एडमिशन, आमना कह रही है आफ्टर एडमिशन एंड इवन आफ्टर बोथ, सोबिया का कहना है एंड इवन आफ्टर बोथ। बोथ मतलब यानी एडमिशन के बाद भी, और इसमें मुझे थोड़ी क्लियरेंस चाहिए, क्या करिए आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, पार्ट ऑफ द एडमिशन, पार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, तो बिल्कुल ये सारा कुछ है। लेकिन उस प्रोसेस को जब हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ड्यूरिंग द प्रोसेस है, उस सारी कामों के कुछ उस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले के काम है, और कुछ जो है वो एक फाइनल फिनिश डेडलाइन के बाद की चीज़ें हैं। तो अगर हम यूं कहें कि जो इसको इस आपके डिस्कशंस को कंक्लूड करें
और मोस्ट ऑफ यू हैव सेड करेक्टली कि जो ओरिएंटेशन है वो बिफोर द प्रोसेस भी हो सकती है और ओरिएंटेशन जो है वो आफ्टर द प्रोसेस भी होती है। जैसे हम ओपन हाउस कर रहे होते हैं तो वो भी आपकी ओरिएंटेशन होती है अबाउट द स्कूल, अबाउट द फैसिलिटी अवेलेबल, उसका एक एम्बियंस दिखाने के लिए। तो अगर हम उसको एडमिशन अनाउंसमेंट के साथ ही एक ओरिएंटेशन प्लान करते हैं तो वो जो है वो प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है, या बिफोर प्रोसेस भी एक ओरिएंटेशन हुई और आपने वहाँ से एडमिशन्स का को एक तरह से एडवर्टाइज किया और उसके बाद आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। और एक ओरिएंटेशन हम एडमिशन्स के बाद भी रख रहे होते हैं और वो ओरिएंटेशन होती है उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन, जिनको हमने असाइन कर दिए हैं, जिनकी फीस हमने कलेक्ट कर ली है और अब वो हमारे एनरोल्ड जो है वो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल के एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक ओरिएंटेशन उनकी बाद में भी एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइनलाइज्ड स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, जिसमें हम अपनी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें हम अपने करिकुलम को बता रहे होते हैं, हम अपने प्रोसीजर्स को समझा रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ और अपनी एक्सपेक्टेशंस को शेयर कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को अपने साथ शामिल करने के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं जो बिल्कुल होती हैं। तो हम स्टार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस भी इसको कर सकते हैं और हम आफ्टर एडमिशन यानी कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस भी इसको कर रहे होते हैं। एक और पिक्चर में अगर आपको आगे दिखाऊं, हम उसके ऊपर फिर बात करते हैं कि अभी यहाँ हम जब पहले बातें कर रहे थे हमने कमेंट्स में देखा कि हमारे पास मिले जुले से कमेंट्स आए बिफोर एंड आफ्टर के। अब हम ये देखते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है, हम कैसे, जो एनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से रन थ्रू कर रहा होता है और हम कैसे एनरोलमेंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर को देखें, दिस इज कॉल्ड एनरोलमेंट फनल। इसको हम एनरोलमेंट फनल कह रहे होते हैं। अगर हम इस फनल को देखें तो इसके 6 जो है वो स्टेप्स हैं। एक पहला स्टेप कहता है प्रोस्पेक्ट्स, दूसरा हमारा स्टेप है वो है इंक्वायरीज, अभी हमने यहाँ इंक्वायरीज की भी बात की थी, प्रोस्पेक्टिस की भी बात की है, फिर हमने बात की एप्लीकेंट्स, फिर हम बात कर रहे हैं एडमिट्स और फिर बात हो रही है एनरोल्ड, फाइनली एनरोल्ड। ठीक है, यानी प्रोस्पेक्ट्स में हमारे वो चीज़ें आ रही हैं जो हमने अभी चैट बॉक्स में बात किया था कि किन को हम जो है वो ऑफर कर रहे हैं, कौन हमारे जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, कौन हमारे जो है वो क्लाइंट्स हैं, कौन लोग हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। और ये वो लोग होते हैं, अगर हम वो लोग जो आकर हमारे डोर को नॉक करते हैं, यानी आते हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, और या हमने अगर कहीं कोई फॉर्म भेजा है तो उस पर चेक इन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक इन हो रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि लोगों के पास चेक इन हो रहा है, चेक इन हो रहा है और उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चेक इन करके सिर्फ चले जाएंगे, कॉल्स करेंगे कि जी एडमिशन, जी आपका प्रोसेस है कब से शुरू हुआ, और फिर चले जाएंगे, और उसके बाद वो आगे नहीं जो है मटेरियलाइज नहीं हो रहे होंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ चेक इन करेंगे, टच करेंगे, डोर बेल हमारी जो है वो बजाएंगे और उसके बाद वो एंटर नहीं होंगे बल्कि बाहर ही से चले जाएंगे। ऐसे लोग हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। और वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हमारा एक डेटा बैंक बना रहे होते हैं और वो डेटा बैंक जो है वो हमें आगे के एनरोलमेंट्स में, आगे की चीज़ों में और उन तक अपना मैसेज पहुंचाने में बहुत काम देता है। अक्सर व बेशतर जब हम एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो हम ये जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, कि जी किसी का कॉल आया और उनकी हमने कॉल रिसीव की, उनका उस वक्त एट द टाइम ऑफ कॉल हमने उनका डेटा कलेक्ट नहीं किया, मिनिमम डेटा, कि भाई जी आपका नंबर कौन सा है और जो शायद उस वक्त तो आगे मटेरियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन फर्दर हम अपनी मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम पूरे साल जो जो अपनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम उसके अंदर ले जा सकते हैं, ताकि वो लोग जो हैं वो हमारे अगले सालों में वो हमारे साथ शामिल हो सकें। इसी तरह अगर हमारे पास साइन इन हो रहा है,
इसी तरह अगर हमारे पास साइन इन हो रहा है, हमने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें डाली हैं, हम देख रहे हैं, चेक इन हो रहे हैं, व्यूअर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने उन व्यूअर्स के साथ अक्सर हमने देखा है कि जी एडवर्टीजमेंट तो होता है सोशल मीडिया पे, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट के साथ कोई इस तरह का साइन इन टाइप की चीज़, कोई फॉर्म, कोई छोटा सा क्लिक फॉर्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे उस साइन इन करने वाले की डिटेल्स हमारे पास, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ सके या उसका ईमेल एड्रेस आ सके, ताकि हम आगे उसको ले जा सकें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पहले ही स्टेप पे कि जब हम एडमिशन प्रोसेस अनाउंस कर रहे होते हैं तो हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करें और उनको भी ध्यान में रखें। दूसरी चीज अगर हम कहते हैं कि फिर जो वो लोग जो आधे से ज्यादा शायद या आधे लोग जो वापस पलट के नहीं आए, लेकिन जो रिमेनिंग लोग हैं जिन्होंने हमारी डोर बेल बजाई है, वो डोर बेल बजाने के बाद हमसे कुछ सवाल करना शुरू करते हैं। जी आप कहाँ लोकेटेड हैं, क्या फीस, आपकी फीस क्या होगी, आपकी क्या टाइमिंग्स होते हैं, वैन सर्विस अवेलेबल है आपके पास या नहीं है, आगे एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी, कहाँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास फिर इंक्वायरीज आना शुरू होती है, यानी एक स्टेप आगे अब लोग जो हैं वो हमारे पास इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये है हमारा वो पोटेंशियल कस्टमर जिसको हमने पकड़ना है, और इसके साथ अगर हम कंटिन्यूस उसको डील करते हैं, इसकी इंक्वायरीज की ट्रबल शूटिंग करते हैं, हम इसकी इंक्वायरीज को पॉजिटिवली हम्बली रिप्लाई कर रहे होते हैं और एक कांस्टेंट फॉलो अप कर रहे होते हैं, तो इन लोगों के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इनमें से काफी सारे लोग हमारे एप्लीकेंट्स वाले मोड के ऊपर आ जाएं, एप्लीकेंट्स बन जाएं और उनकी एप्लीकेशंस भी हमारे पास आना शुरू हो जाएं। तो इंक्वायरीज पे के टाइम पर जब हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं, जब हमारे पास ईमेल्स आती हैं, जब हमारे पास लोग साइन इन कर रहे होते हैं, फेसबुक पे इंक्वायरीज भेज रहे होते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भेज रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर क्वेश्चंस जो है वो डाल रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा स्कूल उन इंक्वायरीज का पॉजिटिव वे में और एज सून एज पॉसिबल क्विक रिस्पॉन्स उन इंक्वायरीज का करे, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से इंक्वायरीज तक अगर कोई आया है तो वो तो बहुत क्विक होगा, लेकिन इंक्वायरीज के बाद जो एप्लीकेंट्स वाला लेवल है, अगर हमने उधर इन इंक्वायरीज को एड्रेस नहीं किया तो वो लोग फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और फिर वो हमारी एप्लीकेंट्स वाली पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकेंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें इंक्वायरीज वाले एरिया के ऊपर अपने एडमिशन के वक्त करना होता है। अच्छा जी, अब जब हमने इंक्वायरीज करनी है तो जो कुछ जिन बातों का ख्याल रखना है, उन बातों में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो इंक्वायरी ऑफिसर है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो कस्टमर बेस देख रहा है, उसको हमने कितना ट्रेन किया है, उसके पास कितनी नॉलेज है, नो हाउ है उसे हमारी सारी चीज़ों की, वो कितना डिटेल्ड में सारी चीज़ जानता है, या वो आगे से जब आप कहते हैं जी मैं आपको पूछ के बताऊंगा, तो जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, जितना भी हमारा मटेरियल है, जो जो चीज़ें कंसेशंस हैं, जो कुछ हम ऑफर कर रहे हैं, वो हमारे उस ऑफिसर को, उस रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर मालूम होनी चाहिए, ताकि जब इंक्वायरी आए तो वो देन एंड देयर उसको रिस्पॉन्ड कर सके, वो लिंगर ऑन ना हो कि जी मैं आपको पूछ के बताऊंगा या कल आपको फ़ोन करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह कोई ईमेल आ रही है तो जैसे ही ईमेल आती है उसका हम विद इन अ डे उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और जो जो क्वेरी उसके अंदर आ रही है हम उसका वहां पर जवाब दे रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हम जिसको भी असाइन कर रहे हैं ये टास्क, वो पूरी प्रोसेस प्लानिंग का हिस्सा हो और उसको तमाम चीज़ों के बारे में मालूम हो, ताकि वो सही सही जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बता सके सामने। आमतौर से हमने देखा है कि इंक्वायरीज वाले पॉइंट पे हम अपने एडमिन के उस आदमी को बिठा रहे होते हैं जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस में कभी हिस्सा नहीं होता, और क्योंकि वो प्रोसेस और प्लानिंग का पार्ट नहीं होता तो उसे हमारे डिसीजंस के पीछे का रैशनल नहीं मालूम होता, और समटाइम्स रैशनल ना मालूम होने की वजह से वो फिर कोई डिसीजन वहां हमें फाइनल डिसीजन दे नहीं पा रहा होता और कहता है जी मैं पूछ के बताऊंगा। तो यहाँ हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है कि जब हम अपना एडमिशन प्रोसेस प्लान कर रहे हों तो उस टाइम पर हमारे पास जिसको हमने इंक्वायरीज के लिए बिठाना है वो वेल अवेयर बंदा हो। अच्छा, अब जैसे जैसे इंक्वायरीज आ गई, हमने सारी चीज़ें दे दी, यहाँ पर फिर फॉलो अप शुरू हो जाते हैं। फॉलो अप शुरू हो गए, फॉलो अप्स होते होते जी आपने इंक्वायरी भेजी थी, आपका जवाब नहीं आया, जी आपने हमसे पूछा था एडमिशन्स खत्म हो रहे हैं, उनको पुश मैसेजेस जा रहे हैं कि जी एडमिशन्स आर क्लोजिंग, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल,
एडमिशंस आर क्लोजिंग, दिस इज आर फीचर्स, ये डिस्काउंट्स अवेलेबल, ताकि वो लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ सोचें और एप्लीकेंट्स बने। जितनी जल्दी हम इंक्वायरीज को मटेरियलाइज करने की में कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी हमारे पास एप्लीकेंट्स आएंगे, उतनी जल्दी हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी। एप्लीकेशंस के पॉइंट पर जितनी जल्दी हम उन एप्लीकेशंस को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम उन एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है कभी कभी तो हम हर बच्चे को अपने पास रख रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक बेसिक क्राइटेरिया हम जरूर अपने सामने रखते हैं कि कौन सा बच्चा है, किस स्कूल से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड है उसका, कितनी परसेंटेज लेकर आया है, क्या हम उसको आगे अपने पास चांस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी करना चाहिए, और उनको फिर हम फर्दर टेस्ट की डेट्स है या इंटरव्यू की डेट्स हैं वो एप्लीकेंट्स को हम दे देंगे। इस एप्लीकेंट्स और एडमिट्स के जो बीच का हिस्सा है, इसके दौरान में टेस्ट, उनके इंटरव्यूज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी। और जैसे ही हमने एक मेरिट लिस्ट अनाउंस की और हमारे पास उसके अगेंस्ट बच्चों की फीस आना शुरू हो गई, और हमारे पास बच्चों का फीस आ गया, हमने आगे की चीज़ें उनको देना शुरू कर दी, यूनिफॉर्म की डिटेल्स दे दी, कोर्स की डिटेल्स दे दी, सिलेबस दे दिया, सारी चीज़ें हमने दे दी। इट मीन्स कि हमारे पास अब वो बच्चा एनरोल्ड हो गया, यानी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। मैं चाहूंगी यहाँ पर किसी को अगर कोई सवाल है तो करे इस प्रोसेस के को समझने में, अदरवाइज फिर मैं आगे वाली स्लाइड पे जाऊंगी। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? जी, सोबिया कह रही है कि क्लियर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस सारे स्टेप्स में, चलें जी। ठीक है जैनब, थैंक यू फातिमा, थैंक यू आसिया, आमना थैंक यू। चलें जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक सवाल और, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा प्रोसेस है, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये प्रोसेस एडमिशन का शुरू कब होता है? कब शुरू होता है ये एडमिशन का प्रोसेस? एडमिशन के लिए जो एनरोलमेंट की जो मैनेजमेंट है वो हम कब से शुरू करते हैं, कोई अंदाज़ा? एडमिशन अगर हमें सपोज अप्रैल में करने हैं, अप्रैल में हमें अपना अपना सेशन स्टार्ट करना है, तो हमें कब से करना चाहिए? अच्छा, माहीन कह रही है एंड ऑफ सेशन, यानी अगर अप्रैल में मुझे नया सेशन स्टार्ट करना है तो माहीन आप कह रही हैं कि मई होना चाहिए, सॉरी मार्च होना चाहिए या फरवरी होना चाहिए? इकरा कह रही है फरवरी, जैनब कह रही है जनवरी, आतिरा कह रही है जनवरी फरवरी, अनाउंसमेंट इन फरवरी, ठीक है, अनाउंसमेंट जो है वो फरवरी में हो जानी चाहिए। दिसंबर की भी बात आई है, अ मंथ बिफोर एंड ऑफ सेशन आमना कह रही हैं, फरवरी और मार्च, ठीक है, फरवरी यानी अगर हमें अप्रैल में स्टार्ट करना है तो ज़्यादातर लोगों का ये है कि 2 से 3 महीने पहले हो जाना चाहिए। सोबिया कह रही है लाइक इफ इट इज़ इन अगस्त वी विल अनाउंस इन जून, यानी वही बात है कि 2 महीने पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास 2 से 3 महीने का टाइम आ रहा है कि यानी जिस टाइम पर हमें एडमिशन करना है हम उससे पहले अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे इस प्रोसेस की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो फनल है और इसको कंप्लीट करने के लिए, और इस पूरे जो एडमिशन मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि वो कहाँ से शुरू होना है और कहाँ ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करने के लिए 18 महीने रिक्वायर्ड होते हैं। इस फनल को बनाने के लिए, इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमें 18 महीने रिक्वायर्ड होते हैं। 18 महीने किस तरह से? यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अप्रैल में जो है एक नया सेशन हमें स्टार्ट करना है, तो उसके 1 साल पहले का जो अप्रैल है वो पूरा एक पिछला साल, और फिर उससे पहले और उसके आगे के 6 महीने, यानी तकरीबन 1.5 साल इसके ऊपर हमें चाहिए होते हैं। यानी अगर हमें अप्रैल 2022 के एडमिशन्स लेने हैं तो हमें जो है वो कहीं अक्टूबर 2020 से जो जो मिड टर्म होगी उसके बाद से हम उसकी एनालिसिस और वर्किंग शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रेंज चीज़ है ना ये, हम कभी नहीं सोच रहे होते कि इतना लंबा प्रोसेस भी एडमिशन के लिए जा सकता है। और वो किस तरह से जाता है? वो इस तरह से जाता है कि सबसे पहले
अब सपोज हमारा मिड टर्म हो गए हैं अक्टूबर में, नवंबर में मोस्टली हमारे पास स्कूल्स में मिड टर्म हो जाते हैं। हमारा फोकस उस वक्त होता है अगले साल के उस वक्त फोकस हमारा होता है कि जी अगले साल का एडमिशन, ठीक है। उस अगले साल के एडमिशन तो जो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो गोल सेटिंग और टारगेट सेटिंग हो रही होती है वो जारी होती है हमारी उसके अगले साल के लिए भी। साथ साथ ये दोनों चीज़ें जाती हैं। जब हम डेटा मेजर करते हैं और हम डेटा ट्रेंड्स को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें डेटा जो है वो कम से कम 3 साल के जब हम ट्रेंड्स को देखते हैं तब हमें डेटा ये बात बता रहा होता है कि हमारा अगला टारगेट क्या होगा, हमारा अगला गोल क्या होगा। तो कम से कम 3 से 5 साल का भी लोग जो है वो डेटा एनालिसिस करते हैं, लेकिन टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए, गोल सेटिंग करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 साल का जो है वो डेटा जरूर हमें जो है वो चाहिए होता है। तो हम कहीं जाकर फिर उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं। जब हम साल के ऊपर काम करते हैं या हम 2 महीने पहले या पूरे साल भी जो हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ चीज़ें मिस हो रही होती हैं। हम आगे देखेंगे कि वो साइकिल किस तरह से शुरू हो रहा होता है और वो किस तरह से आगे जाकर मटेरियलाइज हो रहा होता है। यहाँ मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। क्या कहना है इसको देखकर, क्या हो रहा है इसके अंदर? ये एक स्कूल का एडमिशन डेटा है। इसके अंदर जो है वो 5 साल का डेटा इसके अंदर शो हो रहा है, 2016 से लेके 2020 का, 2016, 17, 18, 19 एंड 20। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसको जरा गौर से देखें, इस स्लाइड को एनालाइज करें और जरा ये बताएं कि स्कूल की ग्रोथ हो रही है, स्कूल नीचे जा रहा है, या स्कूल जो है वो एक लीनियर वे में चल रहा है, स्मूथ है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या स्मूथ है। जी, सोबिया कह रही है नंबर ऑफ एडमिशंस हमें पता चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नंबर ऑफ एडमिशंस पता चल रहे हैं। और क्या पता चल रहा है हमें? हाँ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करें। विड्रॉल्स भी पता चल रहे हैं, हरीम कह रही हैं। जी आतिरा, स्कूल इज ग्रोइंग एज विड्रॉल्स आर रिड्यूसिंग। जबरदस्त, स्कूल इज ग्रोइंग एज विड्रॉल्स आर रिड्यूसिंग। सही आतिरा कह रही है। सनोबर कह रही है हाई एंड लो स्ट्रीम्स। अच्छा जी, हाई एंड लो स्ट्रीम्स किस तरह से, इसको जरा डिफाइन करेंगे सनोबर। और किसी को क्या नजर आ रहा है? कहाँ हैं बाकी पार्टिसिपेंट्स? शाबाश शाबाश। कमर साहब, आपका जवाब नहीं आया आज, तो मैं आपको मिस कर रही हूँ अभी तक। उस्मान उस्मान भी नहीं आया मेरे ख्याल से। उस्मान ने ज्वाइन कर लिया हमें। इरसा इरसा, मुझे आपका भी कमेंट नहीं मिला है। जैनब कह रही हैं अप्स एंड डाउन्स इन ग्रोथ। बिल्कुल ये नजर आ रहा है। द स्कूल इज इंक्रीजिंग। सोबिया कह रही है द स्कूल इज इंक्रीजिंग। जबरदस्त। माहीन कह रही है स्मूथ वर्किंग विद डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स। स्मूथ वर्किंग है, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स हैं। विड्रॉल्स आर शोइंग एडमिशंस अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, admissions and withdrawals are being shown here, and then difference between the year growth. बिल्कुल डिफरेंस भी नजर आ रहा है। आसिया, थैंक यू, आपका भी कमेंट आया है। जैनब, इरशाद, शाकिरुल्लाह, आपका भी कमेंट नहीं आया मेरे पास अभी तक। सबा प्लीज कमेंट करें। ये बड़े मजे की स्लाइड है, डेटा हमसे बहुत सारी बातें करता है, और अगर हमें डेटा समझना आ जाता है ना तो हम बड़ी जंग लड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम डेटा को देख के बड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर डेटा समझना आ जाए, डेटा से बातें करना आ जाए, तो ये बहुत ही मजे की बातें हमसे कर रहा होता है और ऐसे ऐसे इंकिशाफात करता है कि मज़ा ही आ जाता है। किसी को और कोई कमेंट करना है इस पे? मेरे पास ज़्यादातर जो कमेंट आए हैं एडमिशंस एंड विड्रॉल रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल शाकिरुल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शाकिर। अच्छा, जो मेरे पास जो रिस्पॉन्स आए हैं उसको अगर मैं देखूं तो ये समझ में आ रहा है कि आप सब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एडमिशन्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर विड्रॉल्स नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो विड्रॉल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हमारे पास हैं, और लेकिन जो हमारा ग्रोथ है वो हमारी इंक्रीजिंग है।
जी, ज़ैनब कह रही हैं एडमिशन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज विथड्रॉल्स कम्स अप। बिल्कुल, तो ये जो ट्रेंड है सामने जो हमें नज़र आ रहा है वो ये बता रहा है कि जी आप सबने जो अभी कहा उन रिमार्क्स को मैं सम अप कर रही हूँ कि जी एडमिशन्स इंक्रीज कर रहे हैं, विड्रॉल्स में फ्लक्चुएशन है हमारे पास, विड्रॉल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे एडमिशन्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा जो स्कूल है वो ग्रो कर रहा है। यही बता रहा है हमारा डेटा जो आपके कमेंट्स हैं उसके हिसाब से। अगर मैं ये कहूँ कि इस डेटा में एक चीज है जो यहाँ पर डिफरेंस शो कर रही है, ये डिफरेंस को अगर हम गौर से देखें तो इस डिफरेंस से हमें ये पता चलता है कि ऑल्दो वी आर सीइंग कि जी जो हमारे एडमिशन्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। बेशक हमारी ग्रोथ हो रही है, हमें एडमिशन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये बड़ी मसनूई सी ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ हमारे सामने दिख रही है ये हमारी ट्रू ग्रोथ नहीं है। ये जो ग्रोथ है वो हमें ये मसनूई ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे होता है ना हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बड़ी मसनूई ग्रोथ समटाइम्स हमें दिखा रही होती है, क्योंकि पीछे का डेटा हमारे सामने नहीं होता, तो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा होता है जी स्टॉक मार्केट बड़ा ग्रो कर रही है, लेकिन अंदर अंदर से वो डैमेज्ड होती है। तो ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हमारे स्कूल के अंदर होती है। अगर हम सिर्फ एडमिशन्स को देखते हैं या सिर्फ विड्रॉल को देखते हैं, सनोवर ने बात की है, यस द डिफरेंस लाइन इज शोइंग द प्रोग्रेस रेट दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एज इट शुड। बिल्कुल यही बात सनोवर, आप बिल्कुल सही पकड़ गई हैं एक बात को कि क्या होता है कि हम जब अगर सिर्फ अपने एडमिशन्स का रिकॉर्ड को देख रहे होते हैं या सिर्फ विड्रॉल्स के रिकॉर्ड को देख रहे होते हैं और हम उसके डिफरेंस को एनालाइज नहीं करते कि क्या डिफरेंस आया है, हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है डेटा वो फैब्रिकेटेड होता है, वो जो है वो ट्रू डेटा नहीं होता हमारे सामने, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा होता हमारे सामने। हम अगली स्लाइड में जरा इसको दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर बात भी करेंगे कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। अब अगर हम इस स्लाइड को देखते हैं, ये सपोज एक ABC ग्रामर स्कूल है हमारा जिसके अंदर का ये डेटा है। हमने क्या देखा कि हमारा स्कूल जो है 2016 में सपोज स्टार्ट हुआ है और इस 2016 में हमारे एडमिशन्स हुए 75, ठीक है। और 75 एडमिशन्स होने के बाद जब 2017 में हमने देखा और उस साल हमने देखा कि जी हमारे 10 विड्रॉल्स भी हो गए थे। जब हमने 2017 के एडमिशन्स को देखा तो जी 80 एडमिशन्स हमारे टोटल हुए। तो हमने कहा कि अच्छा भाई, तो ये तो 5 एडमिशन्स हमारे जो हैं वो बढ़ गए, 75 से हम 80 पे पहुंच गए। 75 एडमिशन्स थे, अगले साल हमारे 80 एडमिशन्स हमारे पास बच्चे हो गए, तो हम तो जो है वो 5 बच्चे हमारे पास ज्यादा आ गए, 80 बच्चे हो गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो विड्रॉल्स हुए हैं उसके अगेंस्ट क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो है वो 5 बच्चे तो वही पूरे हुए हैं जो पिछले साल विड्रॉ हुए थे। नए एडमिशन तो हमारे पास आए नहीं, हमने तो सिर्फ उनका मसला हल किया जो हमारे पास पीछे विड्रॉ हो गए थे। उनमें से भी हम 5 बच्चों के लिए बिहाइंड है, अभी हम पीछे हैं। तो यानी हमने तो अपना वो सेट जो मार्किंग थी वो तो पूरा कर ही नहीं सके, क्योंकि एडमिशन्स हमने लिए साल के बिगिनिंग में 75 एडमिशन से हम खुश हुए, थ्रू आउट हमारे पास 10 बच्चे चले गए, हमने उनको नोटिस नहीं किया। अगले साल फिर एडमिशन की जब बारी आई तो हमारे पास 5 नए एडमिशन्स हो गए और हमने कहा चलो भाई, पिछले साल तो हमने सिर्फ 75 एडमिशन्स लिए थे, इस साल हमारे पास जो है वो 80 जो 5 एडमिशन्स और आ गए हैं। लेकिन जो पूरे साल के अंदर 10 बच्चा चला गया उनको तो हमने कंसिडर किया नहीं। अगर हम अपनी ग्रोथ को ट्रू रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम एक ग्रोथ को कंसिस्टेंट और परफेक्ट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस वक्त एडमिशन की 5 एडमिशन की 10 एडमिशन तो हमें हर हाल में लेने थे ताकि हम उस 75 को मेंटेन कर सकें। उसके ऊपर जो एडमिशन होता वो हमारा ग्रोथ फैक्टर होता। तो अब अगर हम दोबारा आगे बढ़ते हैं तो 80 एडमिशन 2007 में हुए, हम खुश हो गए कि हमारे 5 जो बच्चे हैं हमने इंक्रीज कर लिए। उस साल क्या हुआ कि उसमें से 5 बच्चे फिर माइनस हो गए, और जब उस साल वो 5 बच्चे माइनस हो गए तो हम फिर से 75 पर आकर खड़े हो गए। अब जब हम 2018 में गए,
हम फिर बहुत खुश हुए कि 80 से हमने अब 86 एडमिशन्स लिए हैं, यानी 6 एडमिशन्स हमारे हो गए हैं, तो मतलब अब हम 86 पर पहुंच गए। लेकिन असल में क्या हुआ कि वो जो पीछे का डेडलॉक था वो पूरा हुआ, और हमने जो है वो सिर्फ एक ही एडमिशन आगे ले सके, क्योंकि वो जो -5 पे हम चल रहे थे वो उधर पूरा हुआ। फिर अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा केस क्या कह रहा है कि जी बहुत बड़ा जंप मिला हमें, अच्छा खासा जंप मिला, और जो है वो 2018 में 19 में हमारे पास 95 जो है वो बच्चा यानी ऐड हुआ। ठीक है, 86 से हम 95 पर पहुंच गए। अब विड्रॉल्स 86 वाले साल में हमारे 12 विड्रॉल्स हो गए थे। ठीक है, अब जब इस 95 को 12 के अगेंस्ट हम देखते हैं तो एक्चुअली हमने सिर्फ दो हमने जो है वो यहाँ से 86 से 95 के बीच में हमने तो जो एडमिशंस गेन किए वो तो सिर्फ 2 किए, 3 में जो पीछे थे पूरे से हम बिहाइंड चल रहे हैं। जैसे कि नीचे आप देख भी रहे होंगे, जो हमारा नीचे चार्ट बना हुआ है कि हमारी डाउनवर्ड ग्रोथ नजर आ रही है, हम नीचे की तरफ है। जिस साल हमने मैक्सिमम एडमिशंस भी लिए हैं उस साल भी हम नीचे की तरफ है। तो एक्चुअली अगर हम ये फोकस नहीं करते एडमिशन के टाइम पे, जब हम नंबर ऑफ सीट्स को डिसाइड कर रहे होते हैं, जब हम कहते हैं हमें कितने एडमिशंस रिक्वायर्ड हैं, जो प्री रिक्विजिट है, हमें डेटा एनालिसिस करना है, हमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं, जब हमें रिकॉर्ड्स चेक करने और अपना गोल सेट करना है, जो हम पिछली स्लाइड पे बात कर रहे थे, जो पूरा 18 महीने का प्रोसेस है, तो उसके अंदर हमारा पूरे साल के अंदर जितनी एडमिशंस रिटेंशन हुई है उससे पिछले साल का हमारा डेटा क्या था, उसमें हमारे पास कितने बच्चे आए और उस वक्त तक कितने बच्चे विड्रॉ हुए। इसी के साथ साथ जो हम नंबर ऑफ विड्रॉल्स देखते हैं कि क्या हुए हैं, प्लस हम ये भी देखते हैं कि अभी मजीद हमें पास 6 महीने बाकी हैं पिछले सेशन, इस साल सेशन को पूरा होने में, उसमें कितना एक्सपेक्टेड है कि कितने बच्चे कंटिन्यू करेंगे और मजीद कितने विड्रॉल्स होंगे। तो वो प्रिडिक्शन भी हमें करनी पड़ती है जब हम फोरकास्टिंग करेंगे नंबर्स की कि हमें इतने एडमिशंस रिक्वायर्ड हैं, तो हम उस साल की एडवांस प्रिडिक्शन भी कर रहे होंगे कि जी अभी तो ये साल खत्म होने में टाइम है और मेरे पास अभी 2 बच्चे 3 बच्चे मजीद भी जा सकते हैं। तो यानी अगर मेरी करंट सिचुएशन ये है कि मेरे पास विड्रॉल जो है वो 8 हो गए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी 4 महीने आगे और हैं, 2 बच्चे शायद और भी जा सकते हैं। ये मेरा ट्रेंड नजर आ रहा है कि साल में इतना इतना बच्चा चला जाता है, आखिर के महीनों में भी किसी ना किसी वजह से एक आध बच्चा कम हो जाता है। तो उसको अंदाजे में करते हुए मैं प्रिडिक्शन भी करूंगी कि मेरे स्कूल के अंदर जी 8 तो विड्रॉल हैं, शायद मजीद 2 हो जाएं, तो मेरा 10 तो लाजमी लाजमी मुझे कवर करना है। और अगर अपनी ग्रोथ को मैंने जो है वो कंसिस्टेंट रखना है, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है और उसको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने अपने स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए मुझे 10 तो हर हाल में चाहिए और उसके आगे मुझे 5 और चाहिए, यानी मुझे टोटल 15 एडमिशन चाहिए अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। तो ये 10 एडमिशन तो मुझे सस्टेन कर रहे होंगे क्योंकि ये मेरा पिछला डेडलॉक है, और मजीद 5 एडमिशन या 10 एडमिशन जो है वो मुझे ग्रो करा रहे होंगे। तो मेरा टारगेट बदल जाएगा, 10 नहीं रहेगा बल्कि 15 या 20 हो जाएगा। अब मैं कितनी ग्रोथ अपनी देख रही हूँ उसके हिसाब से। यहाँ पर अगर किसी को सवाल है कोई पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा है ये। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? जी, आमना कह रही है कि लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। अच्छा, यस इट इज क्लियर, यस मैम, नंबर ऑफ रिटेंशन इज ग्रेटर, यहाँ पर ये वेरी गुड आई ओपनर, हरीम कह रही हैं, थैंक यू सो मच। आमना आप अगर आप वॉइस नोट पर आ जाइए, अगर आप बात कीजिए तो हम उस बात को क्लियर करें, क्या समझ आ रहा है? वुड यू लाइक टू आमना? सोबिया क्लियर, थैंक यू सो मच सोबिया। आसिया थैंक यू, आपको भी क्लियर हो गया, जबरदस्त। चलें, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आमना अगर आप चाहती हैं कि आपको मैं क्लियर करूं मजीद इसके ऊपर, तो प्लीज आप हाथ रेज कीजिए और हम आपको अनम्यूट करते हैं ताकि हम वन ऑन वन बात कर सकें इसके ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो इफ यू विश, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़े। अगर मैं आपको बताऊं आमना, अगर आपको क्लियर
नहीं हो रहा है, तो वो यही वाली बात है कि हमें जो चीज़ को देखना है वो देखना है सिर्फ विड्रॉल्स नहीं, बल्कि हमारे एडमिशन्स और विड्रॉल्स के दरमियान का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब हम सस्टेन कर रहे हैं, यानी हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। ठीक है, आमना आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, स्टिल इफ यू वांट टू कम आप बात कर सकती हैं। तो अगर तो हम ना जो है वो इक्वल नंबर्स पे जा रहे हैं, जितने एडमिशन्स हैं जितने विड्रॉल्स हुए उसके बाद हमारे नंबर्स इक्वल हैं, इसका मतलब हम सस्टेन कर रहे हैं, ना हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो हमारा प्लेजर टाइम जो है वो बड़ा होता है, और कभी कभी हम इस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि ओहो चलो हम सस्टेन कर लिया हमने, लेकिन वो इतना हमारा जो प्लेजर टाइम है वो इतना डेंजरस होता है हमारे लिए कि एक भी अनफोर्सीन चीज हमें फौरन नीचे लेकर आ जाती है, डिक्लाइन की तरफ ले जाती है। तो इसीलिए जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें बात का ध्यान रखना होता है कि हम सस्टेनेबिलिटी नहीं बल्कि ग्रोथ की प्लानिंग करें। हम सिर्फ सस्टेन रहने के लिए नहीं बल्कि ऊपर चढ़ने के लिए प्लानिंग करें, ताकि अगर कोई अप एंड डाउन आते हैं, जैसे अभी देखिए हमारे पास कोविड आया, इस कोविड में जो है वो कितना ज्यादा जो है वो चीजें हमारे सामने हुई, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हड़तालें हो रही हैं हमारे उसमें उस साल बहुत ज्यादा हुई, बच्चे दूर रहते थे, उन्होंने टीचर्स जो पेरेंट्स उन्होंने विड्रॉल करा लिए कि शहर के हालात सही नहीं होते। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ सस्टेन करने के लिए सोच रहे होते हैं कि जितना एडमिशन हुआ इतना विड्रॉल हुआ हम तो सस्टेन करें, उतने बच्चे तो हमने ले लिए, तो ऐसी चीज़ों में जब हमारे पास क्राइसिस का टाइम होता है उस वक्त हम फौरन, हमारे पास बहुत जो है ना वो क्लियर ओपनिंग दे रहे होते हैं हम कि हम फटाफट नीचे आ जाएं, डिक्लाइन की तरफ चले जाएं, और जब एक दफ़ा हम डिप पर आते हैं, डिक्लाइन की तरफ आते हैं, तो फिर उसके बाद संभलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो हम उसमें ग्रोथ को रखते हैं, हमारा जितना टारगेट है उससे 2 4 5 हम ऊपर की तरफ जा रहे हो, ताकि किसी क्राइसिस के वक्त में हम अपने आप को सस्टेन करने के काबिल रह सकें। आई थिंक मेरा पॉइंट अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। आमना आमना के पास कुछ लोग हैं, गैदरिंग है, इसलिए वो आ नहीं पा रही हैं। इट्स ओके आमना, हम इस पे बाद में भी बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोगों को ये क्लियर हो गया है। मैं इसके बाद फिर अब अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अच्छा, जब हम एडमिशन का प्रोसेस आ रहे हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन की फोरकास्टिंग कैसे हम कर रहे हैं। फोरकास्टिंग हो गई, गोल सेटिंग हो गई, किस क्लास में कितना बच्चा चाहिए, किस किस क्लास में हमें एडमिशन चाहिए, कितने कितने बच्चे चाहिए हैं। अब उस गोल सेटिंग के बाद के हिसाब से हमारी सारी टारगेट सेटिंग के हिसाब के बाद से हमारी सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी। अब हम बारी बारी उन चीज़ों पे बात करेंगे कि कैलकुलेशन जो है वो हमारी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट का, उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। जब हमने टारगेट सेटिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद उस प्रोसेस के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। फोरकास्टिंग भी हो गई हमारी। तो हमारे 5 से 6 स्टेप्स होते हैं जिसके ऊपर हम एनरोलमेंट के पास पहुंच जाते हैं अपने बच्चों को लेके। तो जो 5 स्टेजेस हैं, जिसके बाद छठे स्टेज पे एनरोल हो जाता है, तो 5 स्टेजेस हैं जिसके अंदर हम आता है आउटलाइन द स्टेप्स। आउटलाइन द स्टेप्स का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने जब कैलकुलेशन कर ली, टारगेट सेटिंग कर ली, सारी चीज़ें बना ली, अब हमें सबसे पहले टेम्पलेट्स बनाने हैं, चेकलिस्ट बनानी है, हमें टास्क जो है और जो उसके स्टेप्स हैं वो डिफाइन करने हैं कि जी अगर हम एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत है, एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो हमें एडमिशन फॉर्म्स चाहिए हैं, इस प्रोसेस को अनाउंस करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके लिए हमें पैम्फलेट्स बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं, हमें टेस्ट पेपर्स डिज़ाइन करने हैं, हमें जो है वो एड्स देने हैं। टास्क कौन कौन से करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम ऐड देने जाएंगे, दूसरा टास्क क्या होगा, हम इंटरनल डेटा जमा करेंगे। तो ये सारे जो है वो हम सारे स्टेप्स को, टेम्पलेट्स को, सबको आउटलाइन कर लेते हैं। जो दूसरा स्टेज आता है प्रोसेस साइकिल का, प्रोसेस का, वो होता है बिल्ड फंक्शन एंड फॉर्म्स। अब हम ने जो टेम्पलेट्स बना लिए हैं उनके हम फॉर्म्स निकाल रहे हैं, हम फंक्शंस डिज़ाइन कर रहे हैं, हम अपने टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, और हम डेटा जमा कर रहे हैं, सारा उस डेटा की बुनियाद पर हम जो है वो अपने फंक्शंस बना रहे हैं कि हम किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, पहले क्या काम होगा, दूसरा क्या काम होगा। फिर उसके बाद हम
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो असाइन करते हैं। यहाँ पर आके हम बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी टीम को अपने साथ कोलैबोरेट करा रहे हों। इसी के साथ साथ यहाँ कोलैबोरेशन विद इन टीम भी है, कोलैबोरेशन आउटसाइड टीम भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि हम किसी मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी कोलैबोरेशन साथ साथ चल रही होती है, उनके साथ भी हम साथ साथ चीज़ों को बता रहे होते हैं, उनके साथ भी फंक्शंस ऑन फॉर्म्स जो है वो हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो दो तरह की कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, विद इन द टीम भी हो सकती है और आउटसाइड द टीम भी हो सकती है। आमतौर से हम विद इन द टीम कर रहे होते हैं, हम मार्केटिंग एजेंसी या उसके ऊपर नहीं जा रहे होते, लेकिन विद इन द टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन क्या किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, किसके ज़िम्मे कौन सा काम है, डेटा कौन जमा करेगा, एडमिशन का प्रोसेस कौन रन करेगा, एप्लीकेशंस कौन कलेक्ट करेगा, फॉलो अप्स और फीडबैक्स, कस्टमर सर्विस कौन दे रहा होगा। तो ये सारे स्टेप्स और की स्टेप और जो जो उसके सब स्टेप्स हैं, इन सबको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और चीज़ जो स्टेप 2 में हमें देखनी होती है, जो मैंने मिस की, हमें यहाँ पर जब फंक्शंस एंड फॉर्म्स बना रहे होते हैं, वहाँ हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है उसमें जो इफ्स एंड होते हैं ना, इफ्स एंड बट्स, उनको भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि जी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। यानी वहाँ हमारा प्लान बी भी बन रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर हम अभी एग्जांपल लेते हैं कोविड की, हम अभी अपने एडमिशन्स के प्रोसेस के अगर जा रहे हैं, तो हमने दो तरह की चीज़ें की हुई हैं। एक तो जो हमेशा से हम करते थे कि फिजिकल बेसिस पे हैंड टू हैंड हम चीज़ें दे रहे होते थे, अनाउंसमेंट होता था। लेकिन अब हमारा एक प्लान बी भी है, अगर स्कूल्स बंद हो गए, अगर लॉकडाउन लग गया, अगर जो है अवेलेबिलिटी नहीं आ सकी, तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो सकी लोगों की, अगर लोग नहीं आ सके, तो हम क्या करेंगे। हम प्लान भी साथ साथ जा रहे हैं। तो इफ्स एंड बट्स को भी हमें यहाँ पर जब हम फंक्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर कोई ऐसी चीज आ गई तो क्या हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारी चेकलिस्ट इतनी स्ट्रांग है कि हम ऑनलाइन जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, क्या हमारी वेबसाइट में इतनी कैपेसिटी है कि हम वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पूरे प्रोसेस में बच्चा भी ना ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह के जो इफ्स एंड बट्स हैं, इनको हमें जब हम सेकंड स्टेज पर होते हैं वहां पर देखने की भी साथ साथ जरूरत होती है। हमारा प्लान भी उधर बहुत जरूर तैयार होना जरूरी होता है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली कोलैबोरेशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जिसकी जो स्किल सेट होती है उसके हिसाब से हम अपनी टीम में रोल्स और टास्क को असाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है जो कि ऐड इंस्ट्रक्शंस, अब हम जब टास्क असाइन करेंगे उसके बाद हम उस स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस ऐड करते जाएंगे, किस किस के जिम्मे क्या क्या काम है, कौन सा स्टाफ किस चीज़ की जिम्मेदारी है, कौन जो है वो रिपोर्टिंग लाइन क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, फॉलो अप्स जो है वो कौन कर रहा होगा, चीज़ों का बैकअप कौन ले रहा होगा, डेटा को कौन फाइलिंग कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें हम उस वक्त यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऐड करते हैं। और उसके बाद जो सबसे बाद का हमारा जो फाइनल प्रोसेस है वो ये है कि हम फाइनली अपने इस प्लान को वर्कआउट करना शुरू हो जाते हैं। अब वो वर्कआउट हम फिजिकली करते हैं तो भी, अगर हम ऑटोमेट करते हैं, हम अगर उसको किसी ऐप के थ्रू लेकर जाते हैं, अगर हम वेबसाइट पे लेके जाते हैं, अगर हम ऑनलाइन चीज़ों पे लेके जा रहे होते हैं, तो मतलब हमारा अब ये वर्कआउट शुरू हो गया इसके ऊपर, अब इसके ऊपर एग्जैक्टली काम शुरू हो गया हमारा। तो ये बिहाइंड द सीन 5 स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस के, जिसके बाद हम एडमिशन्स लेने के काबिल हो जाते हैं, एनरोलमेंट्स लेने के काबिल हो जाते हैं अपने स्कूल में। यहां तक बात क्लियर हुई? प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है किसी को कि ये स्टेप्स कैसे जा रहे हैं? थैंक यू सोबिया जी, शाकिरुल्लाह थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया आपको भी। आतिरा थैंक यू, जैनब, इसरा शाबाश, थैंक यू, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें जी, तो अब हमें देखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा स्कूल प्रोस्पेक्टस है। क्या क्या होता है स्कूल प्रोस्पेक्टस? हम अभी भी हमने जब इनिशियली बात अपनी चैट पे शुरू की थी तो हमारे पास रिस्पॉन्सेस आए थे कि जी जब वर्कआउट करते हैं हम एक टिपिकल एडमिशन प्रोसेस को, तो हम उसके अंदर स्कूल प्रोस्पेक्टस को ज़रूर शामिल कर रहे होते हैं। वो प्रोस्पेक्टस दोनों सूरतों में, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हो सकता है और वो प्रोस्पेक्टस हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हो सकता है।
तो स्कूल प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं कि उसके अंदर स्कूल की वैल्यूज़ होती हैं, स्कूल के अचीवमेंट्स शो कर रहे होते हैं, स्कूल शॉर्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स होते हैं, हमारे इमेजेस होते हैं, स्कूल का विजन और एक्टिविटीज़ होती हैं। जी बिल्कुल सोबिया, ज़बरदस्त, विजन और एक्टिविटीज़ होती हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फीचर्स, विजन, फॉर्म, रिक्वायरमेंट, सक्सेस स्टोरीज। आमना, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से, मुझे कहना भी नहीं पड़ा, फटाफट आ रहा है। एनुअल प्लान, शाकिरुल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की। एनुअल प्लान हमारा, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी क्या स्ट्रीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू सो मच शाकिरुल्लाह साहब। फीचर्स हमारे, बिल्कुल हमारे डिस्टिंग्विश फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कल हमने बात भी की थी ना मार्केटिंग के उसमें कि हमारा यूएसपी क्या है, डिफरेंशिएटर क्या है, हम वो ज़रूर इसमें डालते हैं। करिकुलर प्लानिंग ज़रूर होती है, माहिन ने कहा ज़बरदस्त, हम कौन सा करिकुलम लेके जा रहे हैं, क्या हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम लेके जाते हैं। फी स्ट्रक्चर उसके अंदर ज़रूर होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेहतरीन बात की आपने आतिरा। एज लिमिट्स बहुत ज़रूरी है सनोबर, एज लिमिट्स, क्योंकि हम हर क्लास में हर एज का बच्चा नहीं ले सकते, तो क्लास वाइज हम एज लिमिट्स भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होती है। एक एक करके इन्हीं सबको देखते हैं। क्या होता है, नेम एंड टाइप ऑफ स्कूल, सबसे पहले हम अपने इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, अपने स्कूल का नाम, उसका विजन, उसका मिशन, किस किस्म का स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल है, मैट्रिक स्कूल है, उसका लोगो, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट एंड साइट, सनोबट लिख रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसरा ने और ऐड किया समरी ऑफ प्रीवियस हाई अचीवर्स, बिल्कुल जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, हाई अचीवर्स की अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी समरी है, हम वो भी ऐड करते हैं। चले अब स्लाइड्स पर आना शुरू करते हैं। तो हम पहली चीज़ देख रहे हैं, नेम एंड टाइप ऑफ स्कूल। हम सब अपने प्रोस्पेक्टस में अपना नाम, अपना लोगो, अपना आइडेंटिटी, अपने स्कूल की टाइप, हमारा कैम्ब्रिज स्कूल है, हमारा मैट्रिक सिस्टम है, हम कौन सा बोर्ड फॉलो करते हैं, हम फ्रेंचाइज सिस्टम पे हैं, हम उन सारी चीज़ों को अपने स्कूल के ऊपर मेंशन कर रहे होते हैं अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कहाँ हमसे रब्ता किया जाए, ईमेल क्या है, फ़ोन कौन सा है, हम ट्विटर पे कहाँ मौजूद हैं, हम फेसबुक पे कहाँ मौजूद हैं, हमारी लोकेशन जो है वो फिजिकली हम कहाँ लोकेटेड हैं, वो सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम वहाँ लिखते हैं, ताकि अगर किसी के हाथ में वो प्रोस्पेक्टस जाए तो तमाम बातें उसके अंदर, उसके पास इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम चाहिए उसके पास पहुँच जाए। बिल्कुल, हम टर्म प्लानिंग, जो एनुअल प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम टर्म डेट्स और एडमिशन्स की सारी डिटेल्स लिखते हैं कि कब से एडमिशन शुरू होते हैं, कब एग्ज़ाम होंगे, टर्मिनल एग्ज़ाम्स कब होंगे, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर अपना कैलेंडर ऐड कर रहे होते हैं। हम एनुअल प्लानिंग के अंदर हम उसके अंदर अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कैलेंडर भी ऐड कर रहे होते हैं कि कौन कौन से डेज में कौन कौन सी दिन हम कौन कौन सी सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, किस किस तरह की चीज़ें हम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे करिकुलर और को करिकुलर दोनों तरह की टर्म की जो डेट्स हैं वो सब भी हम उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं। एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस, एवरीथिंग, नए साल के एडमिशन्स कब शुरू होंगे हम वो भी उसके अंदर मेंशन कर रहे होते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर किसी को जाना है और वो रेफर कर सके उस प्रोस्पेक्टस को। स्कूल वैल्यूज एंड ईथोस, हम विजन देते हैं, ईथोस देते हैं, अपने स्कूल का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब किसी के हाथ में एक बुकलेट जाए या वो वेबसाइट के ऊपर हमें सर्च करे, तो उसके अंदर जिस तरह से जो पिक्चर्स हैं, जो काम हैं, जो राइटअप्स हैं, वो बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहे हो कि हमारा स्कूल कैसा है, हम किस किस्म का काम करते हैं, हमारा कल्चर कैसा है, हम अपने बच्चों को क्या वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं, हम किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, हमारा बिलीव सिस्टम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फैक्टर है ये हमारे जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी कम्युनिटी होती है, उसके साथ कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जी, स्टेटमेंट फ्रॉम द स्कूल हेड, बिल्कुल हमने अक्सर देखा है स्कूल हेड का स्टेटमेंट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है कि जी जो स्कूल हेड है, जो स्कूल ओनर है, जो स्कूल मैनेजमेंट टीम है, जो डायरेक्टर ऑफ द स्कूल्स हैं, उनका जो है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा हो स्कूल की वर्किंग पे, जो कि वेलकम कर रहा हो पेरेंट्स को, जो कि वार्मिंग हो, जिसको पढ़ के लोगों को जो है वो अच्छा महसूस हो रहा हो।
हम सपोर्टिंग कोड्स हैं बच्चों से, पेरेंट्स से, फैकल्टी से, हम टेस्टिमोनियल्स डालते हैं, हम रिव्यूज़ डाल रहे होते हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं उनके रिव्यूज़ डालते हैं, हम पेरेंट्स के डालते हैं, हम फैकल्टी मेंबर्स के जो है उसके ऊपर रिव्यूज़ लेकर डाल रहे होते हैं, उनकी कोटेशंस डाल रहे होते हैं, उनके रिमार्क्स डाल रहे होते हैं, जो कि ये इंश्योर कर रहा होता है फिर हमारे पढ़ने वाले को कि जी इनकी क्लास स्टाफ के साथ क्या स्कूल का कल्चर है, कैसे ईथोस है, कैसी बॉन्डिंग है, बच्चे क्या फील करते हैं अपने स्कूल के बारे में, पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल से जो है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इसके बाद अगर जो चीज़ आती है करिकुलम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, किस किस्म का करिकुलम ले रहे हैं, हमारे पास कई सारे तरह के बोर्ड्स जो हैं वो चल रहे हैं, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ अटैच्ड होते हैं हम, तो हम कौन सा चाह रहे हैं, हमारा टीचिंग मेथड, हमारी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं, हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को सामने रखते हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जा रही है, तो हमारे टीचिंग मेथड्स क्या हैं, हम किस तरह से क्लासरूम को लेकर जाएंगे। कल किसी ने जैसे बात की थी होमवर्क पॉलिसी पे, हमारी होमवर्क पॉलिसी क्या है, हमारी प्रोजेक्ट्स पॉलिसी क्या है, हमारी होमवर्क पॉलिसी क्या है, हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक प्रोस्पेक्टस का हिस्सा होती हैं, और कमोबेश आप सब ने जो यहाँ पर हमें चैट बॉक्स में मेंशन किया वो यही सारी चीज़ें मेंशन की। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनको जब हम प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब हम बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ख्याल रखते हैं, और वो चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं उनमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लियर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू इंक्लूड। तो एक बहुत क्लियर प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट है वो बहुत ही फ्लो के साथ अलाइन होने चाहिए, कि वन बाय वन हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, कैसे कैसे फ्लो जा रहा होगा हमारे प्रोस्पेक्टस का, कि जी पहले हमारा विजन स्टेटमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद हमारी स्कूल का ओवरव्यू आ रहा है, तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो मैसेज फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहा है, या हमारा स्कूल हेड है उनके मैसेज आ रहे हैं, फिर हमारे टीचर्स के मैसेजेस आ जाएंगे, फिर पेरेंट्स आएंगे, बच्चे आएंगे, हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ रही होंगी, हमारी अचीवमेंट्स आ रही होंगी, हम किस स्ट्रक्चर के तहत जा रहे हैं, हम कौन सी चीज़ को कैसे लेकर जा रहे होंगे, उसको बहुत क्लियरली प्लान और डिफाइन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे होते हैं इसके फ्लो की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा है, इजी टू रीड है कि नहीं है। कल हमने एक बड़े मज़े की बात की थी, अगर आपको याद हो, कि जब हम बात कर रहे थे कि जो कम्युनिकेशन का चैनल होता है, जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को देख रहे होते हैं और हम कम्युनिकेशन ब्रांडिंग के लिए जब कम्युनिकेशन को देखते हैं कि हम अपने क्या नाम है स्कूल को के लिए लैंग्वेज कैसी यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन पे बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन पे बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम यहाँ पर पिछले वाली स्लाइड में भी बात कर रहे थे, वहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, तो हम किस लैंग्वेज में अपने प्रोस्पेक्टस में बात कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो लैंग्वेज हम आम तौर से इस्तेमाल करते हैं, तभी वो हमारा ब्रांड होगा, जो हमारी वेबसाइट पे भी हो, जो हमारे नोटिस में भी हो, जो जो हम कहीं भी जब कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करें आउटसाइड RTCF और आउटसाइड आर स्कूल, तो हम उसी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हों। ठीक है, फिर उसका फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टू रीड होना चाहिए, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, सारी चीज़ें। फोटोग्राफर कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोस्पेक्टस पे अगर फोटोग्राफी हमने अच्छी नहीं की है, फोटोग्राफी नॉट ओनली कि चीज़ वो खूबसूरत हो, बल्कि वो पर्पसफुल भी हो। हमारी जितनी तस्वीरें लगी हैं हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर, उनको क्लियर होना, उनकी कलर्स को अच्छा होना के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो कितनी मीनिंगफुल है। उन पिक्चर्स को देखकर क्या स्कूल का कल्चर नज़र आ रहा है, उन पिक्चर्स को देखकर क्या स्कूल के इथोस सामने आ रहे हैं, क्या अगर हमने क्लासरूम की जो है वो तस्वीरें डाली हैं, तो क्या उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग और हैंड्स ऑन करते हैं, तो क्या वो हैंड्स ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं हमारी क्लासरूम के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस किस्म की फोटोग्राफी जो है वो करवा रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। इसके अलावा जब प्रोस्पेक्टस का डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइनिंग की, प्रिंटिंग की एक टर्म होती है CMYK एंड RGB। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोस्पेक्टस का साइज कैसा है, हैंडी है, उठाने में आसान है, रखने में आसान है, बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है,
बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है कि उसको कैरी करना हो, या बहुत छोटा तो नहीं है कि उसको पढ़ने में मुश्किल हो। फिर उसके साथ 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 वो किस कलर साइज में होगा, वो सारी चीजें देखनी है। यहाँ पर किसी को आइडिया है कि ये CMYK या RGB ये क्या चीज है? कोई कमेंट करेगा? मैं चाहूंगी, इरम की आवाज मैंने नहीं सुनी। सबा, आपके पास से भी कोई कमेंट नहीं आया, प्लीज आप कमेंट करना चाहेंगे? जी, ये जो हमारे एक्रोनिम्स हैं इनके मतलब क्या है, किसी को अंदाजा है? जी, हरीम कह रही है रेड ग्रीन ब्लू, गुड। और CMYK? CMYK किसी को अंदाजा है? प्रिंटिंग की जुबान में बिल्कुल बिल्कुल आते रहा, जबरदस्त, आप तो पहुंच गए। सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो CMYK और RGB जो है ये डिजाइनिंग की लैंग्वेज में मोड है प्रिंटिंग के। सियान, मजेंडा, YNK, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पास जो बुकलेट्स आ रही होती हैं, कुछ 2 कलर प्रिंट्स होती हैं और कुछ 4 कलर प्रिंट्स होती हैं। तो ये जो CMYK और RGB है ये हमारे 4 कलर प्रिंट्स की कैटेगरी में आता है। इसका डिफरेंस क्या होता है? जो CMYK है वो प्रिंट मीडियम के लिए अच्छा मोड होता है। इसके ऊपर जो हम प्रिंट कराते हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो हमारे प्रिंट्स जो है वो क्लियर होते हैं और हमारी जो प्रिंटिंग है वो ब्राइटर होती है, उसके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो RGB है वो हमारा जो डिजिटल मीडियम है, अगर हम अपना प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मोड होगा वो RGB का मोड हम रखेंगे, तो वो मोड हमारा स्क्रीन के ऊपर ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगा। स्क्रीन पे वो सही कलर्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कभी कभी हमारे जो ओरिजिनल कलर होता है वो स्क्रीन पे आके वैसा नहीं दिख रहा होता। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमने डिजाइन किया है मटेरियल सारा, उसके पीछे जो मोड है वो हमने क्या लगाया है। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है एज ए स्कूल मैनेजर, क्योंकि जब हम इतनी जो है वो इसके ऊपर अपने प्रोस्पेक्टस के ऊपर मेहनत करते हैं, उसका खर्चा लगाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेंस करते हैं, उसका बजट निकालते हैं, और अगर वो टर्न आउट नहीं होता उतना खूबसूरत जितना हमें चाहिए होता है, तो डेफिनेटली वो हमारी मार्केटिंग के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं शो हो रहा होता। तो यहाँ पर ये वाली बात जो है वो हमारे लिए जानना बड़ी ज़रूरी है कि डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से भी हमें नो हाउ हो। तो जो 4 कलर प्रिंट है वो सियान, जो अगर हम प्रिंटिंग की बात करें हार्ड कॉपी की सूरत में, तो उसके अंदर सियान, मैजेंडा, येलो और के इज फॉर ब्लैक। ये जब की सारी मिलती हैं तो जो हमारा प्रिंट कलर है वो बहुत खूबसूरत जो है वो आ रहा होता है। तो हमारी डिज़ाइनिंग इसी बेस पर होनी चाहिए। हमारे फॉन्ट्स कैसे हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट जो रीडेबल ना हो वो जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। तो हमें सिंपल फॉन्ट्स, क्लियर फॉन्ट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। रिकग्नाइजेबल कलर, इससे क्या मुराद है? रिकग्नाइजेबल कलर से क्या समझ में आ रहा है हमारे पर्सपेक्टिव में? रिकग्नाइजेबल कलर क्या होना चाहिए? इरम, आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। इरम ने लिखा है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। इरम, यू वांट टू से समथिंग? आप हाथ रेज करें, हम यहाँ से आपको अनम्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल, कैन यू हियर वालेकुम मी? अस्सलाम इरम, यस आई कैन। जी जी जी, मैं यहीं जी होती हूँ। कमल, इस टाइम पे थोड़ा सा बच्चों की क्लास भी हो रही थी तो उस वजह से मैं जी माइक जी म्यूटेड रखती हूँ। जी जी, जी, आई एम चलें। फॉलोइंग थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम्म, आपके सेशंस काफी एंगेजिंग होते हैं और मुझे प्रोस्पेक्टस और इससे रिलेटेड काफी क्यूरीज थी, एनरोलमेंट, एडमिशंस, सो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बीइंग रिजॉल्व्ड थैंक यू सो मच। चलें, एंड आई एम ज़बरदस्त, थैंक यू। फॉलोइंग। थैंक यू सो मच, चलें जी। जी थैंक यू। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि रिकग्नाइजेबल कलर, इससे क्या मुराद है? रिकग्नाइजेबल कलर होने चाहिए हमारे प्रोस्पेक्टस में। कमेंट करें जल्दी जल्दी जल्दी, क्या समझ में आ रहा है इससे? हाँ जी, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास इतनी देर में। रिकग्नाइजेबल कलर्स, रिकग्नाइजेबल कलर मींस कि जब हमने कल बात की थी ब्रांडिंग की, और हमने कहा था कि हमारे स्कूल का एक अच्छा चलें, एक आया, आतिरा ने कहा विच आर नॉट हार्श ऑन आईज। चलें चलें चलें, ज़बरदस्त। आतिरा का आया कि विच आर नॉट हार्श ऑन आईज। शाकिर साहब कह रहे हैं कि स्पेसिफिक। शाकिर साहब कह रहे हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस क्या? स्पेसिफिक किस चीज़ को आप स्पेसिफिक कह रहे हैं? इसको प्लीज़ डिफाइन करें। सोबिया कह रही है यूनिक। यूनिक इन विच सेंस?
आसिया इकबाल, स्पेसिफिक को आप क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक आपका अलग हो सकता है, स्पेसिफिक मेरा अलग हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव का क्या के हिसाब से क्या है? सबा जावेद पहुंच गई, ब्रांडिंग, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेसिफिक टू आवर ब्रांड्स, बिल्कुल सही आतिरा, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक। तो रिकग्नाइजेबल कलर का मतलब यही है कि वही कलर इस्तेमाल किए जाएं जो हमारा ब्रांड कलर है, ताकि हमारी जो हमने कल कहा थे ना, बात की थी कि जो ब्रांडिंग है वो स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप को, एक कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने आप को ब्रांड तभी बना पाता है जब वो कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हो। तो कलर स्कीम जो लोगों की है, जो हमने अपने लिए चूज़ की है, वो हमारे प्रोस्पेक्टस में भी नज़र आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कलर से बनाएंगे, बल्कि हमें ये ख्याल रखना है कि हमारा ब्रांड कलर उसके अंदर मौजूद हो, रिकग्नाइजेबल कलर्स हो। जी हाँ जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम समटाइम्स प्रोस्पेक्टस देते वक्त भूल जाते हैं, वो यही है कि हम अगर हैंडमेड प्रोस्पेक्टस हमारा जो कॉपी पैक पे जो है वो अवेलेबल होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा कवर कैसा हो, हमारी प्रिंटिंग कैसी हो, उसकी बाइंडिंग किस तरह की हो रही हो। ऐसा ना हो कि जी वो फ़ौरन ही खुल जाए, बाइंडिंग इस तरह की हो। तो किस तरह का वो पेपर पैक बनेगा, किस तरह से उसका कवर होगा, लेमिनेटेड कवर हो, एक तो उसके साथ जाहिर है उसकी उसकी लुक बेहतर होती है, वो दिखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि साथ साथ जो है वो कोई चीज़ गिरती है वो उसके ख़राब होने के, फटने के जो है वो चांसेस नहीं होते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोस्पेक्टस को डिज़ाइन करते हुए, जो कि हम समटाइम्स भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रख रहे होते। जी, यहाँ तक तो हमने बात की प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस हमारा बन गया, हमने बहुत सारी चीज़ों को ख्याल किया, दोनों सूरतों में अवेलेबल हो सकता है, ये हार्ड कॉपी पे भी बहुत मौजूद होता है, और ये जो है वो हमारे पास ई कॉपी के सूरत में भी मौजूद होता है। ई कॉपी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी वेबसाइट के ऊपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के दौर में लोग शायद हार्ड कॉपी से ज़्यादा ई कॉपी को प्रेफर कर रहे होते हैं, कि हम जाएंगे स्कूल से लेकर आएंगे, तो लोग उसके उस वजह से जो है वो समटाइम्स हमारे पास से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो ई कॉपी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाउनलोडेबल फॉर्म में भी होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारी वेबसाइट पे अगर कोई डाउनलोड भी करना चाहता है उसको, तो वो इजीली डाउनलोड कर ले। अगर समटाइम्स लोग कंफर्टेबल नहीं होते ऑन स्क्रीन चीज़ों को देखने में, तो इफ़ दे विश दे कैन डाउनलोड, और इफ़ दे नॉट, तो वो वैसे ही उसको यूज़ कर सकें। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ जो एडमिशन के प्रोसेस का बहुत अहम हिस्सा है, ये तो हमारा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी एडमिशन अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बात। एक और हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एडमिशन के दौरान कर रहे होते हैं, वो होता है स्टूडेंट्स का डेटा। हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा बार बार आ रहा होता है, तो वो डेटा हमारे पास क्या है, क्यों है, जो स्टूडेंट्स की हम प्रोफाइल बनाते हैं वो क्यों ज़रूरी है। तो ज़रा इसके बारे में मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि स्टूडेंट्स प्रोफाइल क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है एडमिशन के लिए। स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट होती है। डेटा रिकॉर्ड, सनोबर कह रही हैं वो हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है। किस किस्म का डेटा रिकॉर्ड? बिल्कुल, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हिस्ट्री एज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। अच्छा, एक कंपोनेंट उसमें ये भी होता है कि अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं तो वो हाईलाइट हो रही हों। बिल्कुल। और क्या क्या होता है एक स्टूडेंट प्रोफाइल में? इट इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स अबाउट स्टूडेंट्स, उनकी इलनेस भी आती है, सबा कह रही हैं, एलर्जीज हैं, फाइनेंशियल नीड्स, बिल्कुल अगर कोई फाइनेंशियल नीड है वो भी आ रही होती है। टाइप्स ऑफ क्लाइंटेल वी आर गेटिंग टू टारगेट इन दी कमिंग ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल आतेरा, ज़बरदस्त। स्टूडेंट प्रोफाइल इसलिए भी ज़रूरी है कि हम कमिंग ईयर में हमें जिनको टारगेट करना है, तो उनकी प्रोफाइल भी हम बनाकर अपने पास सकते हैं। से वो बच्चे नहीं कि जो सिर्फ एडमिशन हमारे पास हो गया, बल्कि वो बच्चे भी जो कि शायद कमिंग ईयर में हमारे पास काम आ सकें, जिनको हम बार बार नॉक कर सकें कि जी वी आर हेयर टू सर्व यू। पेरेंट्स और गार्जियंस की इंफॉर्मेशन हो, सबा कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल हमारी इसीलिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम यहाँ पर, मैं चाहूँगी कि मैं एक प्रोफाइल है जो मैं शेयर करूँ,
आप सबके साथ, और फिर हम उसको भी एक नज़र देखेंगे कि कौन कौन सी डिटेलिंग्स हैं जो हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल में चाह रही होती हैं। जी, तो ये वाली आपके पास अवेलेबल हुई स्लाइड, एक और स्लाइड मैंने ओपन किया है। नजर आना शुरू हुई ये स्लाइड? जी। इस स्लाइड को अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे पास कई सारे चीजें आ रही हैं। स्टूडेंट्स नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, हमारे पास पेरेंट्स और गार्जियन की इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हमसे कमेंट में भी बात किया था, पेरेंट्स की गार्जियंस की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, सेल नंबर्स हैं, वर्क नंबर्स, ईमेल्स। इसके अलावा अगर हम गार्जियन की बात करते हैं तो गार्जियंस की भी डिटेल्स जो है वो इसके अंदर आ रही होती हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो अपने गार्जियन के अंडर में है तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उसके अंदर मेडिकल इंफॉर्मेशन, जैसे एलर्जीज, मेडिकल कंडीशन, अभी हमारी बात की थी चैट बॉक्स में, हमारे पार्टिसिपेंट्स इस पे भी बात कर रहे थे कि उसकी डिटेल होना भी ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई मिसहैप होता है, अगर कोई चीज़ हमारे साथ बच्चे के साथ होती है तो हम उसको फौरी फौरी उसके ऊपर हमें ये चीज़ें मालूम हो, इसलिए भी कि उस बच्चे को उसकी स्पेशल नीड के हिसाब से हम ट्रीट कर सकें। प्लस हमारे साथ और भी सारे बच्चे जो हैं वो साथ होते हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो एक बच्चे के साथ हो और वो कंटेजियस हो और वो दूसरे बच्चे को लगने का ख़तरा हो, तो हमारे लिए तमाम बच्चे जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हों। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हम ज़रूर लेते हैं कि किससे कांटेक्ट किया जाए, कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो कौन होगा जब जिम्मेदार। बिकॉज जब पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों को छोड़कर जाते हैं तो डेफिनेटली वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो और उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? कि बच्चा हमारे साथ कैसे जा रहा है, खुद से जाएगा, बस से जाएगा, आप कोई लेने आएगा, कोई छोड़ने जाएगा, ताकि हमारे पास हम जिसको भी हैंड ओवर करें तो हम ये देख कर हैंड ओवर करें और खुदा ना खास्ता किसी भी ऐसी चीज़ से जो है वो बचा जा सके कि जिससे हमारे बच्चे को नुकसान हो और हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इधर नीचे लिखी हुई हैं। ओके, कहाँ चला गया, सॉरी मैं स्विच कर गई। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी यूनिक सी है। What are some things your child's like? What are some things your child's dislike? Anything else I should know about your child? हम अक्सर अपने फॉर्म्स में ये बात नहीं पूछ रहे होते कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पर कोई ख़ास चीज़, और दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग, बच्चे को कार्टून पसंद है, बच्चे को खाने पीने में कोई चीज़ नहीं पसंद है, दिस कैन बी एनीथिंग। और ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि हम कनेक्शन बना सकें उस बच्चे से, जो नया आने वाला बच्चा है। जब अगर हमें उसकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता होगा तो हमारा जो उसके साथ बातचीत होगी, जब हमारी उसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, तो हम बहुत जल्दी उसके साथ एक अपना रिलेशनशिप बना पाएंगे। और जब और उसको उसको जो कंफर्टेबल फील करा पाएंगे कि वो अपने स्कूल के अंदर ऐसी जगह पर मौजूद है कि जैसे जहाँ पेरेंट्स उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह से उसके टीचर्स, उसकी स्कूल मैनेजमेंट टीम भी जो है उसके बारे में ख्याल रख रही होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम अक्सर व बेशतर इस पॉइंट को अपने फॉर्म्स का हिस्सा नहीं बना रहे होते। चलें जी, मैं दोबारा से अब इस वाली स्लाइड पर आ गई हूँ जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। चलें जी, तो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग पर तो हमने बात की कि ये क्यों ज़रूरी है। इसके लिए एक फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, उस फॉर्म के ऊपर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। वो स्टूडेंट्स भी जो कि ऐसा फॉर्म भी हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी हमारे पास एडमिशन नहीं करे हैं, तो वो बहुत बेसिक सा फॉर्म होगा। उसमें उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, ईमेल एड्रेस होंगी, पॉइंट कि जहाँ पर हम उनसे कांटेक्ट कर सकें, हम उनका एड्रेस ले सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो किधर रहते हैं, किस विसिनिटी में है, हमारे एरिया से कितना दूर है, ताकि हम उस तरह की ऑफर्स उनको दे सकें। और दूसरी तरह का फॉर्म वो फॉर्म होता है स्टूडेंट प्रोफाइलिंग का, कि जब हमारे पास बच्चा एडमिशन ले लेता है और तब हम उसकी ये सारी डिटेल्स रखते हैं ताकि किसी भी मिसहैप में, किसी भी ज़रूरत के टाइम पर हमारे पास ये सारी
चीज़ें मौजूद हों, प्लस हम अपने बच्चे के साथ कनेक्शन भी बना सकें। अगली चीज़ पे अगर हम बात करते हैं कि स्कूल और क्या क्या ऑफर करता है जब वो एडमिशन के प्रोसेस की तरफ जाता है, जब वो एडमिशन करवा रहा हो के लिए जाता है, तो और किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना होता है। अगर हम इसको देखें अभी, तो ये कुछ डिस्काउंट्स हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो आप लोगों ने ये बात कही थी कि जी हम क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से डिस्काउंट्स हैं जो हम दे रहे हैं। तो इसी में अगर देखें तो स्कूल कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता है, कंसेशन की चीज़ें बनाता है, कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करता है, जिसमें आमतौर से फ़ी कंसेशंस होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस डिस्काउंट्स हम ये दे रहे होते हैं, सिबलिंग कंसेशन, कुछ कुछ बहन भाई होंगे, दो 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 बहन भाइयों के ऊपर तीसरे भाई बहन को हम कितना डिस्काउंट दे रहे होंगे, फ़ी इंस्टॉलमेंट्स, अगर कोई कोई आकर हमसे कहता है कि जी हम यकमुश्त फ़ी पे नहीं कर सकते और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पर लेकर जाएं, तो उसके लिए हमारी क्या पॉलिसी है। एम्प्लॉय डिस्काउंट हम अपने स्कूल में देते हैं, तो क्या देते हैं, कितना देते हैं, एक बच्चे को एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रहे हैं या 2 बच्चा अलाउ करते हैं। और एक और फीचर भी हमारे स्कूल में होना चाहिए, कुछ स्कूल्स करते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आम प्रैक्टिस में नहीं है, वो है कर्ज़े हंसना। कि अगर कोई नीडी है और वो उस वक्त पे नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको अपने स्कूल में एडमिशन उसको कर्ज़े हंसना के तौर पे अगर हम देते हैं, तो ये भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और अपने लोगों के साथ कनेक्ट बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब लोगों को पता चलता है कि जिस तरह का पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं हमारे पास जो कि नीडी हैं और शायद उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बात की बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम जब ये फ़ी कंसेशंस या डिस्काउंट्स, सिबलिंग डिस्काउंट्स या एम्प्लॉय डिस्काउंट्स, ये सारे जब चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे होते हैं, इसके पीछे की वर्किंग क्या होती है, यहाँ मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। ये जब हम ऑफ़र करते हैं वो किस बेसिस पे ऑफ़र करते हैं, क्या हमारा ख्याल है, क्या बेसिस होते हैं इनको ऑफर करने का, और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम ये कंसेशंस और डिस्काउंट्स जो हैं वो ऑफर करते हैं अपने पेरेंट्स को। फंडिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा, टू गेट एडमिशन, टू प्रमोट स्कूल पॉलिसी एंड कल्चर, अट्रैक्ट स्टूडेंट, ये तो चलें ठीक है, ये तो हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो ये ऑफर्स कर रहे होते हैं। लेकिन एज अ स्कूल ओनर, एज अ स्कूल मैनेजर, जिसको आगे स्कूल चलाना है, जिसके ऊपर स्कूल के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है, स्कूल के एक्सपेंडिचर्स की, लाइबिलिटीज़ की जिम्मेदारी है जो उसने देनी है, उसने फीस से उसने जो है वो सैलरीज देनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, उसने यूटिलिटीज़ देने हैं, उसने रिपेयर एंड वेयर को ध्यान में रखना है। तो हम ये कंसेशंस देते हैं अपने विजन दिखाने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, और एक सोशल कनेक्शन बनाने के लिए हम ये देते हैं। लेकिन इसके पीछे की वर्किंग एज अ स्कूल मैनेजर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पे कमेंट्स चाहिए। अभी तक जितने कमेंट्स आ रहे हैं, सिंपैथाइजिंग विद द कम्युनिटी टू गिव रिलीफ टू आवर टीम, इन सब में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हम क्यों देते हैं, ठीक है, लेकिन किन बातों का ख्याल रखना है। हाउ मच वी कैन अफोर्ड, बिल्कुल हरीम, जबरदस्त। अब हम इस पॉइंट पर आए कि हम कितना दे रहे हैं, हाउ मच वी कैन अफोर्ड, हम अपने जेब से कितना लगाएंगे। बिकॉज हम जब ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें फ़ी पे डिस्काउंट देना है या एडमिशन फ़ी पे डिस्काउंट देना है, तो साथ साथ हम अपनी लाइबिलिटीज़ को भी साथ में दिमाग में रख रहे होते हैं कि सपोज़ अगर मैं 10 बच्चों को फ़ी डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो क्या मेरा स्कूल इस बात का मुतहम्मिल है कि उसके बाद मेरे ऑपरेशंस में मेरी लाइबिलिटीज़ को पे करने में मुझे मसला नहीं होगा। इसी के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं एम्प्लॉय डिस्काउंट दे रही हूँ, तो भाई एम्प्लॉय डिस्काउंट में मेरा फ़ायदा है कि मेरा एम्प्लॉय एक सोशल, मेरा उसके साथ एक कनेक्शन बन रहा है, मेरे एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ रही है, मेरा एम्प्लॉय ज़्यादा अरसे तक मेरे साथ काम करेगा। लेकिन अगर मेरे पास 15 टीचर्स हैं, तो उन 15 टीचर्स को मैं कितना डिस्काउंट ऑफर करूँगी, अगर हर एक का 2-2 बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं, तो हाउ मच आई कैन अफोर्ड, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ एज अ स्कूल कि वो आगे जाकर मुझे मेरी लाइबिलिटीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आ रहा हो, मेरे स्कूल ऑपरेशंस पे उसका इम्पैक्ट ना आ रहा हो।
इसी तरह से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कंपेटिटर्स क्या दे रहे हैं, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जी अगर मेरे साथ का स्कूल है, मेरे इलाके में 2 गली छोड़ के थोड़े से डिस्टेंस पे अगर कोई स्कूल है, वो जो ऑफर्स दे रहा है, तो क्या मैं वो ऑफर दे सकता हूँ, क्या मेरे स्कूल की वो कंडीशन है। और अगर मुझे इस वजह से वो ऑफर देनी पड़ रही है कि वो मेरा कंपेटिटर वो ऑफर दे रहा है, तो मुझे उसके लिए फिर बैकग्राउंड में फंडिंग कैसे अरेंज करनी पड़ेगी कि ठीक है, मैं मजबूर हूँ इस वक्त, मैं मेरा स्कूल वैसे तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि मैं पर्टिकुलर ऑफर एम्प्लॉय डिस्काउंट सपोज मैं दूं। ठीक है, मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं एम्प्लॉय डिस्काउंट दूं, लेकिन मेरा कंपैटिटर दे रहा है और उसके पास, उसकी वजह से मेरे टीचर्स टूट टूट के जा रहे हैं और मेरे टीचर्स वहां पर ज्यादा अरसे तक रिटेन कर रहे हैं उसके पास, तो उसका स्कूल ग्रो कर रहा है। तो मेरे लिए ज़रूरत बन गई है कि मैं अपने स्कूल में एम्प्लॉय डिस्काउंट ज़रूर दूं, ताकि मेरा टीचर जो है वो मेरे पास रह सके और मेरा स्कूल ग्रो करे। तो उसके लिए एम्प्लॉय डिस्काउंट देने के लिए मुझे क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। डेफिनेटली अगर मैं अपने 15 टीचर्स के 2-2 बच्चों को कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो शायद हर साल जब मैं अपनी एडमिशन की फोरकास्टिंग कर रही होंगी, तो उस फोरकास्टिंग के टाइम पे जहाँ हम एडमिशन विड्रॉल्स और उनका डिफरेंस भी देख रहे हैं, उसी वाली स्लाइड को अगर आप पीछे रेफर करें, तो उस फोरकास्टिंग वाले टाइम पर मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये फी कंसेशन जो मैं एम्प्लॉयज़ को दे रही हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे अगर 15 एम्प्लॉयज़ को मैं फी कंसेशन दे रही हूँ, आधी आधी पेमेंट पे मैं उनके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो शायद मुझे 15 बच्चे मजीद ऐड करने हैं, 15 नहीं तो मुझे 7 बच्चे ऐड करने हैं फुल फीस वाले, ताकि मेरा ये वाला पॉइंट वहां कवर हो सके, मैं उनकी फीस से इनका कंसेशन निकाल सकूं। तो ये जो कंसेशंस हैं सारे, चाहे ये एम्प्लॉय डिस्काउंट है, चाहे इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फोरकास्टिंग के टाइम पे, जो हमने वो वाली स्लाइड देखी थी जहां हम डिफरेंस देख रहे थे, वहां जब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि मुझे कितने एडमिशन्स चाहिए, अपनी गोल सेटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे अपने कंसेशंस को भी दिमाग में रखना होगा कि मैं क्या क्या ऑफर कर रही हूँ, ताकि मैं उतने नंबर ऑफ एडमिशन्स को गेन करूं, ताकि ये बोझ मेरी पॉकेट पर ना आए और स्कूल के ऑपरेशंस में खलल ना पड़े। सही। यहाँ पर किसी को कोई सवाल है इसका सेशन वाली स्लाइड पर? किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर, प्लीज ले जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, आतिरा कह रही है वी कैन ऑल्सो अरेंज सम फंड रेजिंग एक्टिविटी। जबरदस्त आतिरा, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी की। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपने कंसेशंस के बारे में पता हो कि हम फंड रेजिंग भी कैसे करेंगे। अगर हम एडमिशन आगे नहीं लेकर आ पा रहे हैं, सपोज हमें लग रहा है कि जी 15 एडमिशन मुझे हर हाल में इस कंसेशन की वजह से अपने पास लाने हैं, क्योंकि मैं कंसेशन एक तरफ किसी को सहूलत दे रही हूँ, तो मुझे वो पैसा दूसरे से पूरा करना है। तो हो सकता है कि मुझे अगर उतने एडमिशन नहीं मिल रहे, तो मैं मजीद फंड कहाँ से लाऊंगी, तो मुझे उसके लिए फंड रेजिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। थैंक यू आसिया, आपको भी क्लियर है। सोबिया, आपको भी क्लियर है। चलें जी, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की पॉइंट्स क्लियर हो गई हैं। अब आप सबकी पार्टिसिपेशन मुझे कल और आज दोनों के बैकग्राउंड में, पहले तो हम बात करते हैं कि अभी तक के इस आज के उस पर क्या सवाल आते हैं। कोई सवाल है तो आप हाथ रेस करें और जो है वो हमें बताएं कि क्या क्वेश्चन है या क्या कमेंट है आज के ऊपर, उसके ऊपर बात करें, और फिर कल की स्लाइड्स के साथ आज के टॉपिक को लिंक बनाने की कोशिश करेंगे कि एज अ स्कूल हम अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को और एडमिशन्स को अलाइन करें, तो क्या क्या हमारी समझ में आया है। ये मैं चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे आप हाथ रेस करें, तो हम आपको अनम्यूट करते जाएंगे और आपके कमेंट्स भी लेते जाएंगे, और कल के टॉपिक से आज के टॉपिक का कनेक्शन, उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। प्लीज़ अपने हाथ रेस कीजिए जो कोई भी कमेंट करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है और आज और कल के कनेक्शंस पे बात करना चाहता है। हाँ जी, कोई भी नहीं हो।
किसी ने भी कुछ नहीं कहना? हेलो पीपल, आर यू देयर? मुझे तो खामोशी लग रही है, ऐसा लग रहा है सब चले गए। वैसे ये कितने मजे की चीज है ना, जूम के ऊपर। हाँ हाँ चलें, शुक्र किसी का आया जवाब। Branding along with marketing, your institution highlighted through marketing and all this in a long term connects with our admissions then growth, ये माहिन ने कहा। जी आतिरा कह रही हैं मैम यू माशाल्लाह मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर, थैंक यू आतिरा। चलें जी माहिन, थैंक यू। चलें, एक सवाल आप सबके लिए सवाल, और इसका जवाब मुझे चैट बॉक्स पे नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ों के साथ चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन है, डू योर स्कूल आपका स्कूल जो है वो स्कूल प्रोस्पेक्टस या एनरोलमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए अगर कुछ यूनिक करता है तो वो अगर मुझसे शेयर करें। आप सबके पास आपका स्कूल में कोई ऐसी चीज़ यूनिक होती हो स्कूल प्रोस्पेक्टस को लेकर या एडमिशन स्ट्रैटेजीज को लेकर, वो अगर आप मुझसे यहाँ पर शेयर करें, एनरोलमेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर आप कुछ अलग से यूनिक करते हो तो वो मुझसे यहाँ पर शेयर करें। आप सबके लिए ये क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपके साथियों को भी उससे बेनिफिट मिलेगा। ज़ैनब कुछ कहना चाहती हैं। जी ज़ैनब को अनम्यूट कर देते हैं। आसिया भी बात करना चाहती हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या हम हाल है? अब अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी मैम, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि हम अपने कॉलेज में एडमिशन से पहले जो है वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो है वो सर्वे करवाते हैं, कॉलेज वगैरह दिखाते हैं, उनको डिफरेंट लैब्स दिखाते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट से जो है वो उनको दिखाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती है, और इस तरह लाइब्रेरी वगैरह इस तरह सारा, और गेमिंग एरिया डिफरेंट जो है वो उनको दिखाया जाता है। इस तरह से जो है वो हम ड्यूरिंग जो है वो एडमिशन जो है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड थोड़ी सी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे लोग आते जाते हैं तो आप उनको एक स्कूल का छोटा सा सर्वे सर्वे, करवाते हैं। जी स्कूल जी का, बिल्कुल ठीक है, तो वो इस तरह से आप उनको एक आइडिया होता है। जी। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। माहीन भी कुछ कहना चाहती हैं हमसे। अस्सलाम जैन, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माहीन। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। जी कहिए अच्छा, माहीन। दोनों दिनों के लेक्चर्स बहुत क्लियर थे मिस कमल, और बहुत थैंक यू। इंटरेस्टिंग थे माशाल्लाह से। अच्छा, थैंक मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि लास्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं जॉब कर रही थी तो वहाँ पर ये डिफरेंट होता था, मे भी बहुत सारे जगहों पर होता होगा कि प्रोस्पेक्टस में एक तो हम पिक्चर्स वगैरह और ये सारी विजुअलाइजेशन तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना हम डिफरेंट ग्रेड्स के टीचर्स वगैरह को ये बताया जाता था कि आपके बच्चे जिन जिन चीजों में एक्सेल करते हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, इफ समबडी इज गुड इन आर्ट और समथिंग, तो बच्चों से वो चीजें हम बनवा के और उस प्रोस्पेक्टस में जो है वो प्लेस आउट की जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड। एनी फन लर्निंग एक्टिविटीज, और जिसमें भी बच्चा एक्सेल करता है, आपका पेंट मतलब सही। पेंटिंग हो गई, रेसिपीज और ये सब, तो वो हम डलवाते थे प्रोस्पेक्टस में टू ये कि इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कि भाई बच्चे यहाँ तक हमारे एक्सेल करते हैं इंस्टीट्यूट के। बिल्कुल बिल्कुल, तो और दिस वाज इससे वन ये भी, थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे ये भी फायदा है कि वो जो हम कहते हैं ना स्कूल का कल्चर, इथोस, टीचिंग जी मेथोडोलॉजी, जी जी, प्रैक्टिसेस, वो सब उससे शो हो रही होंगी कि डिफरेंट डिफरेंट शो हो डेट्स पे जाती है। different काम बच्चे जो है वो हमारे स्कूल में ये सारा कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ बिल्कुल, बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी मुख्तलिफ क्लासेस में इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे रेगुलर एक्टिविटीज बेसिस में होती कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है ये थैंक भी। यू सो मच। थैंक यू वाहिन। और कौन है जी? और आतिरा, आतिरा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिया भी अच्छा, आतिरा आई हैं हमारे पास, जी मैम। ठीक है। जी इसके मैम, बाद आसिया की बारी। जी मैम, आई हैव बीन वर्किंग एज प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, टू कॉलेजेस इन फैक्ट। सो वहाँ माशाल्लाह। पे एक कॉलेज में नाम नहीं लूंगी उस चेन का, बट इट्स अ वेरी जी बिग चेन अल्हम्दुलिल्लाह। और
वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम अपने प्रोस्पेक्टस में ये अनाउंस करते थे कि हम स्टूडेंट्स को ऑन भी करते हैं और हम उनको प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनाते हैं. सो वी वर्क ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर वंस दे हैव डन देयर इंटर. तो उनकी प्लेसमेंट पे भी हम काम करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गेटिंग एडमिशंस. सो ये चीज़ें हम प्रोस्पेक्टस में भी शामिल करते थे. प्रैक्टिकली यूज्ड टू डू इट कि हमारे बच्चे जो इंटर का एग्जाम दे देते थे, उसमें हम अपने बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में या मेडिकल कॉलेज में, यस मैम, वहाँ पर हम उनको छोड़ के आते थे. और ड्यूरिंग द सेशन व्हेन द स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी इन सेकंड ईयर, तो हम उनको लम्स या केई में या इधर उधर जो उनके ओपन डेज होते थे वहाँ पर उनको ले जाते थे, उनको विजिट करवाते थे. इससे बच्चों के अंदर अट्रैक्शन आती थी. लम्स का एक प्रोग्राम है फर्स्ट ईयर में, वो NOP, उसका नेशनल आउटरीच प्रोग्राम. मैं वहाँ पर एज प्रिंसिपल आई हैव माई सेल्फ बीन वर्किंग ऑन इट कि मैं बच्चों के वहाँ पर एडमिशन वो अप्लाई करवाऊँ. एप्लीकेशन प्रोसेस मैं करवाती थी. उससे स्टूडेंट्स को खुद भी बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी. कॉलेज की ऑनिंग फैक्टर को वो बहुत पसंद कर इसको एंजॉय करते थे. और पेरेंट्स बड़े रिलीव्ड होते थे इस चीज के ऊपर कि हमारे बच्चे, इवन ये कि जो बच्चे बहुत अच्छे कॉलेजेस में या मेरिट पे मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज या इस तरह की यूनिवर्सिटीज में उनके नहीं आते थे, तो हम उनको भी गाइड करते थे. जो कॉलेज छोड़ चुके होते थे, वी वुड इवन वर्क ऑन दोज स्टूडेंट्स. और मेरे पास स्टूडेंट काउंसलर्स होती थी जो कि उनको अप्रोच करती थी. हम उनका देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम उनको फर्दर गाइड करते थे कि आइदर यू रिपीट और यू टेक द एंट्रेंस टेस्ट अगेन और यू रिपीट योर FSC. कुछ सब्जेक्ट्स रिपीट कर लो या ऐसे कर लो, या फिर इस हम उनको पूरी जो भी उनके रिलेटेड प्रोफेशंस होते थे, हो सकते थे, उसमें हम उनको गाइड कर दिया करते थे. तो ये कितनी मजे की बात है. देखें कितनी अच्छी बात आपने कही है आतिरा, कि हम जब कहते हैं कि हम ओन करते हैं अपने बच्चों को, तो हम उनका साथ छोड़ते नहीं है, उनको जिंदगी के आखिरी सिरे तक साथ लेकर जाने की बात करते हैं. Absolutely. और ये चीज कॉलेज के अंदर हो रही है. अगर ये चीज हमारे स्कूल्स के अंदर होती है और हम इस चीज को अपने स्कूल्स के अंदर ऐड करते हैं, तो आप यकीनन इस बात से जो है वो अग्री करेंगी कि हमारा बच्चा जो स्कूल से निकलता है ना, वो बड़ा परेशान हाल निकल रहा है. Yes, ma'am. उसको नहीं पता वो क्या करने जा रहा है. तो अगर हम इसको वहीं से स्कूल्स भी हम पकड़ना शुरू कर दें इसी तरह से अपने बच्चों को कॉलेज की प्लेसमेंट्स के लिए, उनका करियर डायरेक्शन के लिए, सिस्टम्स में ये चीजें हो रही होती हैं, बट यूजुअली हम और स्कूल्स में नहीं करते. लेकिन अगर हम इसका एक रेगुलर फीचर अपने स्कूल के अंदर इसको बना लेते हैं, तो ये एक हमारा USP भी है. और इसको अगर हम प्रोस्पेक्टस पे डालते हैं तो डेफिनेटली तो ये भी हमारे एडमिशन गेन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू. आसिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी आसिया कुछ कहना चाह रही हैं? जब तक मैं जरा चार्ट्स पे भी नजर डाल लूं. जी सोबिया कह रही हैं आई एम क्लियर विद ईच पॉइंट डिस्कस. शाकिर साहब कह रहे हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स ट्रेनिंग. बिल्कुल बिल्कुल, ये शाकिर साहब ये उस बात का जवाब दे रहे हैं जो हमने कहा था कि आप अपने स्कूल में कुछ एनरोलमेंट के लिए और डिफरेंट करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है, टीचर्स एंड पेरेंट्स ट्रेनिंग. पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना, पेरेंट्स की काउंसलिंग और ट्रेनिंग सेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि कम्युनिटी को, जब हम स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो जब तक हमारा पेरेंट्स ऑन बोर्ड नहीं होता है हमारे साथ, हम दोनों दो पैरेलल लाइंस की तरह चल रहे होते हैं जो कभी मिलने की सूरत नजर नहीं आ रही होती. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम पेरेंट्स ट्रेनिंग को भी शामिल कर रहे हूँ. जी ठीक है. अच्छा, आसिया के माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है. इट्स ओके. चलें चलें ठीक है. और किसी के कोई कमेंट्स हैं? कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई बात, कोई आपको लगता है कि जी हम आगे अपने जो सेशंस हैं उनमें किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, किसी चीज़ को बेहतर करना है, कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि हमें गुंजाइश है, तो हम भी तो साथ साथ सीखेंगे. थैंक यू सनोबर, थैंक यू सो मच. चलें तो फिर हम आज का जो है वो सेशन जो है उसको क्लोज करते हैं. और आप सबकी के कमेंट्स, आप सबकी पार्टिसिपेशन जो है वो हमें हौसला दे रही है इस सेशन को मजीद बार बार करवाने के लिए. थैंक यू सो मच. आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड.